तो है क्या लव जिहाद? क्या है, केरल में सबसे पहले हिंदुओं से भी पहले क्रिश्चियन लड़कियां कन्वर्ट की जा रही थी। प्रेम के जाल में फंसाओ, बहला फुसला के प्रेम के जाल में फंसाओ और सिर्फ उनसे मतलब के लिए शादी करो। भारत तो उनसे तो कम, यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा लड़कियां आई थी, यूके यूएसए से काफ़ी लड़कियां जो है लेकिन कॉलेज लव जिहाद के तो हाँ वो उनको उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, कॉलेज से आ रही थी। द केरला स्टोरी आने के बाद अवेयरनेस कितना बढ़ा है लव जिहाद को लेकर? काफ़ी फीडबैक आया हमारे पास। और जब मैं थिएटर में काफ़ी थिएटर्स में भी जाता था, मैं जब शोज चल रहे थे उस दौरान भी, तो जब थिएटर से निकल के माता बहनें आती थी तो वो भी बड़ी खुश भी होकर आती थी और कुछ आंखों में आंसू लेके भी आती थी। और उनका ये था कि आप लोगों ने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। नमस्कार दोस्तों, द केएसटी शो में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं द केरला स्टोरी के राइटर सूर्यपाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त, आनंद। नवोदय से निकलकर हाँ, बॉलीवुड में जाना, लेखक बनना, राइटर बनना और वो भी मूवी द केरला स्टोरी लिखना, यहाँ तक का सफ़र थोड़ा अनकॉमन लगता है। स्कूल से निकल के या पढ़ाई करके लोग जनरली अपने आसपास के जो लोग हैं, हमने देखा है जॉब ढूंढते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एकदम अनकॉमन है राइटर बनना, और अच्छा है बट अनकॉमन है। तो कैसे शुरू किया आपने? कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? पहले से आपने कुछ सोचा हुआ था कि मुझे राइटर बनना है, या स्कूल के दिनों में जब नवोदय में थे तब कुछ था, या बस ऐसे ही मन में आया आफ्टर ग्रेजुएशन? तो पहले तो यही जानना चाहते हैं हम। देखिए, एक कहावत है ना, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। हाँ। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा फिल्म राइटर बनने का सपना बचपन से था, लेकिन एक राइटर जो मेरे मन के अंदर था वो स्कूल टाइम से बाहर निकल रहा था। अच्छा। मैं बचपन में पोएट्री किया करता था, कविताएं लिखता था, और मुझे स्कूल का मंच भी मिला और बाद में मुझे मेरे शहर का मंच भी मिला कविता पाठ करने के लिए। तो मैं बहुत छोटी उम्र में मंचों पे जाने लग गया था कविता पढ़ने के लिए। तभी से आप राइटिंग करते हाँ हाँ, मैं 5th 6th से पोइट्री लिखना शुरू कर दी थी मैंने। और इसी बीच मुझे मेरे एक हिंदी के शिक्षक मेरे नवोदय में मिले, जिनका नाम था अरुण कुमार द्विवेदी जी। अच्छा। अभी रिटायर हो गए हैं वो। तो उन्होंने मुझे लिटरेचर से रूबरू करवाया, क्योंकि राइटिंग तो करता था लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों की कमी या बोलना चाहिए परिपक्वता नहीं थी। तो वो उन्होंने मुझे साहित्य से रूबरू करवाया कि क्या होता है लिटरेचर। और उनके पास कई कवियों की कैसेट्स हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग थी कैसेट्स की, तो वो मुझे सुनाते थे कि देखो कविताएं कैसी होती है, मंची कविता कैसी होती है। तो मुझे उन्होंने कवि तो बनाया था और मेरे अंदर एक कवि तत्व था। और तब मुझे ऐसा उन्होंने ही प्रेरित किया था कि ये फिल्म, ये जो लाइन है तुम्हारे लिए मीडिया लाइन ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे रिपोर्टर या न्यूज़ रीडर बोले ऐसा कुछ बनो तुम। अच्छा। स्टेज फियर नहीं है, तुम स्टेज पे जाते हो, प्लेस करते हो। प्ले में उसमें लिखता भी था नाटक। अच्छा। और मेरे लिखे हुए नाटक हम स्कूल में परफॉर्म भी करते थे। तो मेरे अंदर की क्रिएटिविटी उन्होंने देखी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप तुम्हारे लिए शायद ये लाइन बेहतर होगी, तुम रिपोर्टर या न्यूज़ रीडर कुछ बनो। और बस वही सोच के मैं कि हाँ चलो इसमें कुछ करना है। फिर मैं स्कूल से आगे फिर कॉलेज ढूंढने लगा। कुछ मैंने शुरुआत में 12th के बाद मैंने मुंबई के कॉलेजेस भी देखे थे, उनके फॉर्म भी डाले थे, और मैं वहाँ जाके पढ़ना भी चाह रहा था, बीएमएम कोर्स वगैरह करना चाह रहा था। तो सेंट जेवियर का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर भी गया था। कारणवश मैं वहाँ पर नहीं एडमिशन ले पाया। फिर मैंने इंदौर से ही अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरा बैचलर किया, और फिर हिंदी लिटरेचर में एमए किया। और उसके बाद फिर मैं पुणे फिल्म संस्थान गया, वहाँ से मैंने फिल्म राइटिंग करी। तब मेरे अंदर मुझे लगा था कि हाँ अब मैं राइटर बन सकता है, मुझे बनना चाहिए। ये जो मेरे अंदर फिल्म राइटर बनने का जो जगह था वो एमए हिंदी लिटरेचर करने के दौरान जगह था। अच्छा। और इसी दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं चल रही थी मेरी, मैं पैरेलल इंदौर में मीडिया लाइन में काम भी कर रहा था। मैंने आकाशवाणी में काम शुरू किया। अच्छा। आकाशवाणी में एज ए ड्रामा प्रोड्यूसर में रहा कॉन्ट्रैक्ट पे। फिर मैंने आर्काइविंग में भी वहाँ पर हेल्प करी। उसके अलावा मैं एड एजेंसीज में यहाँ इंदौर की उसके लिए राइटिंग करा करता था। ऐसे करके काम थिएटर्स भी कर रहा था इंदौर में। तो पैरेलल सब चल रहा था। और जैसे ही मुझे एमए कर रहा था तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे राइटिंग में जाना चाहिए। लिटरेचर काफ़ी जब तक पढ़ चुका था मैं। तो फिर मैंने तय करके एफटीआई का एग्ज़ाम दिया। पुणे फिल्म संस्थान में मैंने स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स किया, और फिर वहाँ से फिर मेरा रास्ता बदल गया। फिर मैं मुंबई में भी फिर मैंने कुछ समय टेलीविज़न में नौकरी करी, ताकि आजीविका का बंदोबस्त हो सके, थोड़ा मुंबई में सेटल हो जाए। और फिर जब अनुकूलता आई तो वो जॉब छोड़ के फिर मैंने सीधे फिल्म राइटिंग शुरू कर दी। और पहली फिल्म मेरी टर्टल थी,
कौन सी थी पहले? टर्टल टर्टल टर्टल, ओके। टर्टल संजय मिश्रा जी की फिल्म है, जिसको 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। अच्छा। हाँ, बेस्ट राजस्थानी फिल्म का। तो वो उसके संवाद मैंने लिखे थे। उसके बाद वहाँ जिंदगी एक फिल्म उसी का सीक्वल थी, उसके भी मैंने संवाद लिखे। और द केरला स्टोरी फिर मेरी तीसरी फिल्म थी। और आप जो कहाँ से released। बिलोंग करते हैं? मैं मध्य प्रदेश, धार, इंदौर के पास। अच्छा, वो मेरा होम टाउन है। धार से हैं आप। धार से, बिल्कुल। तो आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है जो इस बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में या राइटर या कोई? ना। मेरे पूछते ही हम किसान परिवार से हैं। मेरे पिताजी और माताजी जॉब में थे, वो दोनों टीचर रहे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो शिक्षक और किसान परिवार से ही मेरा ताल्लुक रहा है। मेरे घर परिवार में कोई भी संगीत या लिटरेचर या इनसे जुड़ा हुआ कोई नहीं रहा। पर मुझे जो माहौल मिला, मुझे लगता है कि आसपास का परिवेश आपके लिए बहुत मायने रखता है। आप कहाँ हो, किन के बीच में हो, किन लोगों के साथ आपका ज़्यादा संपर्क है। तो वो मुझे धार में मिला। धार में जब मेरी माँ पहले बदनावर के पास एक गांव है, वहाँ पर जॉब करती थी। जब उनका ट्रांसफर धार हुआ तब मैं बहुत छोटा था। तो जिस मोहल्ले में मैं रहता था, जो आसपास मुझे मेरे गुरु लोग मिले, वो परवरिश, वो एटमॉस्फेयर ने मुझे कहीं ना कहीं जो है लेखन की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रेरित किया। तो शुरू से आपका लिखने में इंटरेस्ट था? जैसे आपने बोला स्कूल के दिनों में भी आप ड्रामा लिखते थे। जी बिल्कुल। लिखना कैसा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का एक आदत सी लग जाती है ना किसी को, मजा आने लगता है जिसमें। मुझे मजा आता था। मुझे आज भी याद है, जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, 3-4 की बात है, 3 की बात है, हाँ। तो वर्ग पहले आती थी ना, वो क्रॉसवर्ड्स, तो वो मुझे भरने में बड़ा मजा आता था कि अच्छा अब क्या आएगा। तो वो मैं जब भी खाली अखबार पुराने भी देखता था तो मैं उसको भर दिया करता था। शब्द और ज्यादा से ज्यादा शब्दों को जानना, ये मेरा शायद वहीं से शुरू हुआ था। तो मुझे बड़ा मजा आता था जब मुझे पता चलता अच्छा इसको और क्या बोलते हैं। वर्ग पहली में तो ये होता है ना, एक नाम के कितने आप उसके नाम कर सकते हो। तो वो शब्दों के साथ एक शब्दकोश दिमाग में बिठाने का मेरा वहीं से शुरू हो गया था। और मुझे बड़ी रुचि होती थी उस सब चीज करने में। फिर पोएट, वो कहता ना कि ईश्वर कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे, मतलब प्रेरित करता है या किसी को भी आपके लिए प्रेरणा स्रोत बना के भेजता है। तो मेरे जब मैं 5th क्लास में था, तब एक चकमक नाम की किताब आती थी गवर्नमेंट की। तो उसमें मेरी एक पड़ोस में एक दीदी थे, मेरे से सीनियर थे। तो वो चकमक में ना उनकी उन्होंने रंगोली कुछ बनाई थी, तो वो छप गई थी। अच्छा। और उनको 2-3 महीने वो मुफ्त में मिली उसकी वजह से। तो मैंने कहा कैसे मिली? तो बोला मैंने वो रंगोली बनाई थी और वो छप गई, इस वजह से मुझे मुफ्त मिली। तो मैंने कहा मैं भी कुछ बना के दूंगा तो शायद मुझे भी मिलेगा। तो वो लालच बोल दो या बचपना बोल दो, मैंने भी एक बंदर का चित्र बनाया पोस्ट कार्ड पे, और मैंने बोला इसको भेजता हूँ। तो उस दीदी ने कहा कि अरे तू ये लिख रहा, ये जब ये चित्र बना के दे रहा है तो इसके साथ कुछ लिख दे तो जल्दी छप जाएगा। वो कहाँ सरस्वती किसके जुबान पे बैठती है और वो कहाँ प्रेरणा दे देती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसके साथ कुछ लिख देगा ना तो जल्दी छप जाएगा। और वो शब्द रहा। और फिर मैंने उस बंदर पे कुछ लिखने की कोशिश करी, और वो जो लिखा वो मेरी पहली कविता थी। और वो छप भी गया। और छप गया वो। तो वहां से मुझे वो मिल गया। और फिर जब नवोदय गए 6th में, तब मैं तो वहां पर हमारे हाउस वार्डन जो थे, वो उस समय 15 अगस्त आने वाला था एडमिशन लेने के बाद ही। तो स्वरचित कविता कौन लिखता है? स्वरचित, अब कोई स्वरचित लिखता नहीं था। तो मैंने बोले सर क्या होता है? तो बोले खुद से कौन लिखता है अपनी मन से कविता? मैंने कहा सर मैंने एक लिखी है। हाँ। तो बोले चलो तुम स्टेज पे जाके बोलोगे। तो कैसे, कहाँ समय और परिस्थिति अपने आप ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बना रही थी कि मुझे मंच भी मिल रहा था, मुझे प्रोत्साहन भी मिल रहा था। हतोत्साहित करने वाले जीवन में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर जैसे आपने कुछ करा और कोई बोले अरे, जैसे इंग्लिश होती, किसी को कोई बोलने टूटी फूटी बोलने की कोशिश करता है तो उसको पीछे खींचने वाले बहुत मिलते हैं कि क्या टूटा फूटा बोल रहा है, क्यों कर रहा है, या हंसते हैं उसके ऊपर। तो वो इंसान फिर कभी आगे प्रयास नहीं करता है। मेरे साथ भी ये रहा कि मुझे प्रोत्साहन मिला। किसी ने मुझे ये नहीं बोला तू क्या बकवास लिख रहा है, या ये क्या कविता होती है, मत लिख, या किसी तरह का मुझे कोई आलोचना नहीं मिली। हाँ, हर बार मुझे प्रोत्साहन ही मिला। तो उस वजह से मैं आगे और प्रयास करता रहा और ईश्वर कृपा से जो है यहाँ तक पहुँच गया। तो जैसे होता है ना अपने फैमिली में, आपने बताया कि पेरेंट्स जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब में थे जी, फ्रेंड्स भी जॉब में गए होंगे, आपका मन नहीं किया जॉब करने का? क्योंकि ये जो आपने फील्ड चूज की है कि मैं राइटर बनूंगा, तो बहुत ही अलग और डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है।
तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई नौकरी ज्वाइन कर लूं? बिल्कुल, ये इच्छा भी कहेंगे और कहना चाहिए प्रेशर ज़्यादा रहा था हाँ, प्रेशर घर रहा वाले, हाँ, होगा। क्योंकि घर वालों के लिए ये कुछ अलग ही चीज़ थी। हाँ, मतलब हाँ। ना तो ना उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ जाना था, ना कुछ जानते थे, ना कोई था जिसको देख के हम कह सके अच्छा ये उसके जैसा कुछ करेगा या वो देख लेगा। तो ये मेरे लिए पूरा रिस्क था और मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैं एक्चुअली मेरा 12th मैंने बायो से किया था, तो वो सभी जो मध्यम वर्गीय परिवारों का रहता है कि भाई आपको मेडिकल करना है, एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, तो वो मेरे इसी पीछे पड़े थे कि नहीं तुम वही करो। काफी समय तक वो मुझे वो करते रहे, पुश करते रहे। फिर मैंने अपनी जिद पे लगा रहा, मैंने कहा कुछ तो अलग करूं मैं, ये मेरी जिद थी। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में ही आके और जब मैंने आकाशवाणी में मेरी कविता, मैंने सबसे पहले तो मेरी कविता आई थी आकाशवाणी में, मैंने पाठ की थी, तो वो मैंने 350 रुपये का मुझे चेक मिला था उस समय। मैंने बताया देखो ये मैं आकाशवाणी में बोल के आया हूँ और ये पहला चेक है मेरा 350 रुपये का। उसके बाद फिर मैं ड्रामा प्रोड्यूसर जब मैं काम करने लगा तो उनको थोड़ा लगने लगा कि हाँ ये कुछ कर रहा है मीडिया लाइन में, कुछ कर लेगा। लेकिन उसके पहले तक उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अपने आप मध्यम वर्गीय परिवार में तो बोल दे मैं राइटर, तो मतलब ये क्या बोल रहा है? नहीं, वो और बहुत से तो ये भी कहने को वो उनको कान भरते थे कि अरे बड़े जो टूटे दिल के ऐसे हो जाते हैं वो लोग कविता शायरिया करते हैं, कभी तुम्हारा बेटा कुछ वैसे रास्ते में तो नहीं निकल गया है। तो बड़ा हाँ कि मतलब कहीं कुछ वैसा तो नहीं, क्योंकि बोलते ना देवदास बन, हाँ देवदास बन के तो नहीं लिख रहा है, पहले कविताएं करता है, ये क्या रोजगार का कुछ जरिया होता है। तो बड़ा वो होता है। जैसे एक मैं यहाँ रेंट पे जब रहता था इंदौर में, तो एक मकान मालिक थे, तो वो पूछे मुझसे कि क्या करते हो? मैं लिखता हूँ, राइटर हूँ। अच्छा कलेक्टेड में हूँ? मैंने नहीं वो राइटर नहीं हूँ। कहा मैं लिखता हूँ, रचनात्मक लेखन करता हूँ। तो बोले अच्छा और फिर काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? तो वो ये था कि उनको लगता है राइटिंग से कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वो है, आप जो काम तो कुछ और करो, ये तो शौकिया चीज होती है, तो इसको तो काउंट ही नहीं कर रहे, काउंट ही नहीं करते। बट आपको खुद पे भरोसा था कि मुझे यही करना है? मुझे लग रहा था क्योंकि मैं चीजें होते देख रहा था। जब हम 3 दोस्तों ने मिलके यहाँ पर प्रोडक्शन, मेरे बैचलर करने के बाद हमने खुद का भी वीडियो प्रोडक्शन हाउस डाला था इंदौर में। तब मैं उसके लिए राइटिंग किया करता था और हम कमर्शियल राइटिंग करते थे। क्लाइंट को पसंद आता था, उनके लिए हम कॉर्पोरेट वीडियोस बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे। और जब उनको मेरा लिखा हुआ पसंद आ रहा था तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि कमर्शियली लोग पहले लिखते हैं, फिर फिल्म्स के लिए इनके लिए धक्के खाते हैं, फिर कहीं जाके उनका एक सिलेक्शन होता है तो सोचते हैं कि चलो अब कुछ निकला। मेरे लिए तुरंत चीजें हो रही थी कि मैं इधर कुछ कमर्शियल लिख रहा हूँ और वो अप्रूव हो रहा है और क्लाइंट को पसंद आ रहा है। तो जब क्लाइंट को पसंद आ रहा है मतलब वो चीजें वर्क कर रही है, तो फिर वहां से चीजें मुझे लगने लगी कि हाँ शायद मेरा लेखन अब काम कर रहा है। क्योंकि मेरा पहला तो मुझे गीतकार बनने का था, मैंने कभी फिल्म राइटर बनने का नहीं सोचा। गीत लिखूंगा, कविता लिखूंगा, गीतकार ही बनने का था। कई गीत लिखे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मेरा फिल्म में रिलीज एक भी गाना नहीं, इंडिविजुअल्स निकले हैं। तो मेरा पहला प्रेम जो कहें वो तो गीत ही था, गीतकार बनने का ही था। लेकिन समय ने मुझे जो है फिल्म राइटिंग की तरफ वो करा कि नहीं तुम ये तो बाद में करते रहना, पहले ये करो। तो कहीं और ले जाने का उन नियति का था कि आप कहीं और लेके जाना है, आप ये काम करो। तो फिर धीरे धीरे मैं उधर। अब तो पेरेंट्स खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे? हाँ, अब तो उनको लगता है कि नहीं जो निर्णय लिया सही निर्णय लिया, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो उनका वैसा रहा, एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, बिकॉज उनके लिए भी अनकॉमन था। उनको समझ ही नहीं पड़ता कि करेगा क्या। जैसे दिखता है ना पैटर्न की आपने ये ग्रेजुएशन किया, फिर ये किया, फिर ये एग्जाम दी, कोई पीएससी दे रहा है, कोई कुछ और दे रहा है, और सबको लग रहा है कि हाँ इसके बाद तो एक पैटर्न देखते हैं। हर पेरेंट्स पैटर्न देखता है कि अच्छा इस पैटर्न में इतनी एज के बाद आपका जॉब लग जाएगा या ये कुछ हो जाएगा, इतने साल में आप रिटायर हो जाओगे। मैंने कहा हमारा उल्टा होता है, हम जितने पुराने होंगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी। लोग रिटायरमेंट के बाद घर होते हैं, हम 60 के बाद चमकेंगे। जब तक रिटायरमेंट के जाएगी तब हम और इतने परिपक्व हो जाएंगे कि हमारी डिमांड और ज्यादा रहेगी। तो नए में नहीं पर पुराने में ज्यादा डिमांड रहेगी। तो मैंने कहा आप तो बहुत मुश्किल होता है समझाना, पर समझ गए। उन्होंने वो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्होंने सोचा कि जो ये करेगा करने दो, अब इसको बोलने से मतलब नहीं। अब तो प्राउड फील होता है, अब तो काफी प्राउड फील होता है। फिर आप इंदौर के बाद आप कहाँ, पुणे चले गए? पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया था, FTI पुणे। फिर वहाँ पे आपने एग्जाम दिया, फिर कैसा रहा? मैंने पुणे का एग्जाम 1 साल एक्चुअली जहाँ 0 ईयर चल रहा था FTI में। कोई भी एग्जाम दे सकते हैं FTI में? हाँ, उसमें मैं बताता हूँ क्या क्राइटेरिया रहता है। मैं बताता हूँ क्या होता है कि
एफटीआई में क्या चल रहा था कि कुछ पुरानी बैचेस पास आउट नहीं हुई थी, तो नई बैचेस के लिए वहाँ पर हॉस्टल और क्लासेस का बंदोबस्त नहीं था, तो उन्होंने एक 0 ईयर रख दिया था, उस साल कोई एडमिशन नहीं हुए थे। तो फिर मेरे पास 1 साल और एक्स्ट्रा मिल गया था, तो इसलिए मैंने उस दौरान एमए हिंदी लिटरेचर मेरा जो था वो कर लिया रेगुलर में, ताकि मुझे थोड़ा और लिटरेचर डीपली पढ़ने को मिले। अब एफटीआई में क्या होता है कि जो फिल्म में सिर्फ डायरेक्टर और राइटर नहीं होता है, एडिटर, सिनेमेटोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, तो वहाँ पर उन सारे मुख्य विधाओं के कोर्सेस होते हैं एफटीआई में, और उसके लिए एग्जाम्स होती है। अच्छा, एग्जाम होती है, क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए मिनिमम? ग्रेजुएशन मांगते हैं वो, क्योंकि सारे पीजी कोर्सेस ही वहाँ पर, अंडर ग्रेजुएट कोई भी नहीं है। ठीक है। तो और तो क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होता है डायरेक्शन के लिए भी, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, जिसमें आपको जाना है, आपकी चॉइस फिलिंग करो। तो मुझे राइटिंग करना था, तो मैंने राइटिंग का डाला, और राइटिंग में 12-13 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, 12 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से, 12 बच्चे सिलेक्ट। पूरे इंडिया से सिर्फ 12? एक बैच में 12। एक्टिंग में थोड़े ज्यादा होते हैं, बाकी सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन सब में इतने ही होते हैं, 10-12 ही सिलेक्ट करते हो। उनमें से एक आप? उसमें से मैं उस समय लकीली फर्स्ट उसमें हो गया था। और वो भी ना, क्या हुआ था कि जब मैं एग्जाम देने तैयारी कर रहा था, तो जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों से पूछा मैंने, क्या पूछते हैं? तो अरे कुछ भी पूछ लेते हैं, बड़ा कठिन होता है। फिर थोड़ा हतोत्साहित भी हो रहा था कि यार अब मैं एग्जाम में लिखूंगा क्या, सब तो बोलते हैं कुछ भी पूछ लेते हैं। तो उस समय हमारे श्रीराम ताम्रेकर सर जो नई दुनिया में थे, उस समय वो हमको फिल्म्स पढ़ाते थे वो कॉलेज में आके। तो उनसे मैंने फिर पूछा, मैंने सर फिर मैं भी देना चाहता हूँ एफटीआई का एग्जाम, तो क्या है, क्या पूछते हैं? तो बोले तुम फिल्म्स देखते हो ना, पसंद है दिल से? हाँ। बोले पूरा दिल से देखते हो, उसको डिसेक्शन कर सकते हो फिल्म का? बोले हाँ। तो बस वैसे ही देखते रहो और फिल्म्स पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, उसको जितना भी तुम कर सकते हो, तुमसे फिल्म ही पूछेंगे, दूसरा कुछ नहीं पूछेंगे। तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सर ने बोला है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं फिल्म्स देख रहा था, जैसा उन्होंने गाइड किया था वैसा कर रहा था, और बाकी उम्मीद मैंने छोड़ दी थी कि जब होगा तो देखा जाएगा। लकीली, क्योंकि 2-2, 3-3 साल भी लोग एग्जाम देते थे, उनका होता नहीं था। अच्छा। हाँ, कुछ का तो कभी भी नहीं हुआ। अनुराग कश्यप उसका उदाहरण है, उन्होंने नहीं उनका एडमिशन हो पाया। अच्छा, अनुराग कश्यप ने भी एग्जाम दिया? ने भी दी थी, हाँ। उनके भाई थे वहाँ पर, उनके बड़े भाई, पर वो इसलिए वहाँ पर रहते भी थे वो, लेकिन कभी एफटीआई में एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो मुझसे लकीली किस्मत बोलो उसको कि जब एग्जाम हुआ तो उसमें मोस्टली लिटरेचर वाली चीजें पूछी, जो कि मैं पढ़ ही रहा था एमए हिंदी लिटरेचर में। तो वो मेरे लिए काफी प्लस पॉइंट हो गया, और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। कितने ईयर का कोर्स रहता है? अभी तो परिवर्तित हो गया थोड़ा सा। जब आपने किया तब? हाँ, तब 1.5 साल का था, 1-1.5 साल लगभग। 1.5 साल प्रॉपर आपको राइटिंग सिखाते हैं? बिल्कुल, राइटिंग मतलब ऐसा कोई कोर्स नहीं है, कोई स्पून फीडिंग नहीं है, कुछ ऐसा कोर्स नहीं है। एक्चुअली वो आपको एक राइटर के माहौल में ढाल देते हैं। एक राइटर की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, एक राइटर को क्या पता होना चाहिए, बस उतना बताते हैं। ऐसा हाथ पकड़ के बिल्कुल भी नहीं सिखाते कि ऐसे लिखते हैं, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है फिल्म राइटिंग का। कोई पैटर्न नहीं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये सिलेबस यही पढ़ेंगे तो बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमें सेल्फ स्टडी ही करने को कहते हैं। फिल्म्स दिखाते हैं, फिल्म को स्टडी करो। कुछ पटकथाएं हमारे पास होती है तैयार स्क्रिप्ट्स, उनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उस राइटर ने कैसे लिखा, किस तरीके से उसको लिखा, और कैसे वो फ्लोर पे आई जब डायरेक्टर ने उसको शूट किया। तो हॉलीवुड की मोस्टली स्क्रिप्ट्स अवेलेबल होती है, हिंदी यहाँ की तो बहुत कम मिलती थी, अब मिलने लगी है, पहले तो मिलती भी नहीं थी। तो हम उसको स्टडी करते थे। कुछ किताबें हमारे जो सर है वो पढ़ने के लिए हमें कही थी कि इसको पढ़ो और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अच्छे राइटर्स की जो हॉलीवुड में भी जिसको पढ़ा जाता है, जिन राइटर्स को पढ़ा जाता है, रॉबर्ट मैकी और भी कई राइटर्स हैं, उनको हमने सारे उनके लिटरेचर वगैरह पढ़ा, फिर स्क्रिप्ट्स पढ़ी, फिल्म्स रोज रेगुलर देखना होता था। फिर खुद की भी एक स्क्रिप्ट हम पैरेलल लिखवा रहे थे, हमसे उस पर डिस्कशंस होती थी। तो 1 साल तक 1.5 साल तक हमें छुट्टी नहीं मिली, हमें सिर्फ 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल आप वहीं पे रहो बिल्कुल, और सिर्फ पूरे रहने खाने की व्यवस्था वहीं होता है। हाँ, हॉस्टल गवर्नमेंट का है वो। हाँ, तो गवर्नमेंट का। पहले वो आईएनबी मिनिस्ट्री का हुआ करता था, अभी वो तो हो गया, एजुकेशन में भी आ गया है शायद। तो वहाँ पे वैसे सब्सिडाइज कोर्स है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब वो सब्सिडाइज हमारा वाला कोर्स नहीं था, बाकी कोर्सेज थे। अब उन्होंने राइटिंग को भी सब्सिडाइज कोर्स में लाके उसको वो कर दिया। तो वहाँ पे हॉस्टल्स हैं, खाने के बंदोबस्त है, सब है। 1.5 साल लेकिन वहीं रहना, छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, वो हमारे सर का था रूल, जो हमारे एचओडी थे अंजुम राजावली सर, कि तुम स्ट्रिक्टली कोई यहाँ की पॉलिटिक्स में भी नहीं जाओगे,
यहाँ के किसी उसमें तुम, क्योंकि ये तो 5 साल के जो दूसरे थे वो 4-4 5-5 साल के लिए आते थे, हमारा 1 साल का था। बोले तुम सिर्फ 1 साल यही काम करोगे और चुपचाप यहाँ से चले जाओगे। यहाँ के पॉलिटिक्स में या जब यहाँ के उसमें मत तुम वो कोशिश मत करना कि तुम वो करो, क्योंकि होता है कि आप वहाँ पर एक अलग तरीके का माहौल है, सारे फिल्म से जुड़े हुए लोग रहते थे और एक दिन भर वहाँ पे शूट्स चल रहे हैं, कुछ क्या चल रहा है। उस कैंपस के अंदर एक छोटी फिल्म सिटी ही थी। अच्छा। तो अभी भी है, वैसा ही है। तो आप निकल जाओ आपके क्लास से बाहर तो कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं 2-3 स्टूडियो थे वहाँ पर शूटिंग चल रही होती है। कभी कभी तो जो कमर्शियल फिल्म्स होती है उनके भी लोग कुछ कुछ शूट वहाँ करने के लिए आते थे। तो सब चलता था। और सबसे अच्छा मुझे लगता था कि वहाँ पर अगर कोई बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी भी आए, या जैसे जो वहाँ के पास आउट्स जो होते थे, एक्टर्स, डायरेक्टर, जैसे विधु चोपड़ा जी हमारे ज्यादातर वहीं के हैं। हाँ, अरे मोस्टली वहीं के। अनुपम खेर भी वहीं के। हाँ, एक्टिंग वाले भी काफी लोग, अमिताभ बच्चन बोल दो, जया भादुड़ी जी बोल दो, या तो बहुत सारे लोग थे, शत्रुघ्न सिन्हा। तो वो लोग कभी भी बाद में भी आते थे ना, अपने हॉस्टल के रूम में जाते थे, आते थे, तो ऐसा जो होता है ना, एक मजमा लग जाता है पीछे, सर फोटो, वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। उस गेट से अंदर आने के बाद वो वहाँ का स्टूडेंट है पुराना स्टूडेंट। तो वो आते हैं मेस में, अपने हाथ से थाली लेते हैं, अपने हाथ से खाना लेते हैं, लाइन में लगकर बैठते हैं, सब स्टूडेंट्स बीच में खाना खाते हैं, डिस्कशंस करना होता है तो कर लेते हैं, अगर उनके कुछ स्पेशल क्लास हो तो वो अटेंड करते हैं। और बिल्कुल ऐसा उनका घर जैसा माहौल मिलता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ हैं तो यहाँ पर भी हम स्टार ही हैं, सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटी वाला स्टूडेंट है वहाँ पे आके। और उनको वही चीज अच्छा लगता है कि मुंबई से निकलने के बाद यहाँ आके कुछ उनको उनके जैसा पुरानी यादें वाली फील आती थी। तो उनके वो काफी मुझे अच्छा लगा, उनका वो मिलते, उनसे मुलाकात होती थी। तो आपने बोला, उन्होंने बताया कि एक राइटर का जो रूटीन होता है, हाँ, वो वहाँ बता देते। क्या होता है एक राइटर का रूटीन? राइटर का पहला रूटीन है कि चिपक के बैठो कुर्सी से क्योंकि सारा काम दिमाग का है। आपको अधिक से अधिक समय जो है कंसंट्रेट होकर लिखना है, सोचना है, विचारना है और अपने विचार लिखना है। सबसे मुश्किल काम होता है एक जगह बैठ के सोचना। हाँ, आपको विचलित हो जाओगे ना आप। नहीं होता है कि इंसान कॉन्सेंट्रेट होके, जब तक ध्यानवान एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति का चित्त एक जगह लग जाए बड़ा मुश्किल होता है। तो पहली कोशिश यही सिखाते हैं कि जितना समय आप कुर्सी पे बैठना सीख जाओगे उतना समय आप कम से कम लिख पाओगे। तो वही एक हमारे ऊपर प्रेशर सर वो देते थे, वो थे डेडलाइंस की, कि भाई तुमको इतने, मुझे अगले वीक में आ रहा हूँ। वो मुंबई रहते थे तो वीकेंड आते थे, तो मतलब मैं अगले वीक में तुमसे ये मांगूंगा। तो एक प्रेशर में आप लिख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा समय आप दे रहे हो, वो एक उन्होंने हैबिट में लाया हमारी। फिर तरीके बताते थे कि कैसे आप, अगर कोई आइडियाज आया भी है तो उसको कैसे आप तोड़ के करोगे। ये उन लोगों के होते थे जो एस्टेब्लिश राइटर रह चुके हैं, वो अपने अपने आइडियाज बताते थे कि मैं जब लिखता हूँ तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मैं जब सोचता हूँ तो मैं इस तरीके से। तो हम लोग भी ट्राई करके देखते थे कि उनका वाला पैटर्न हम पे लागू होता है कि नहीं होता है। कभी वर्क करता है, कभी नहीं करता है। ये बिल्कुल थंब रूल नहीं है कि उन्होंने बोला कि इस तरीके से करोगे तो ही राइटर बन पाओगे। वो उन्होंने एक तरीका बताया, हम अपने अपने तरीके से उसको करने की कोशिश करते थे। तो रेगुलर लिखना कि आपको कम से कम 5 पेज तो लिखो, डेली लिखना है। लिखो कम से कम, कुछ भी लिखो, XYZ लिखो, लेकिन कम से कम लिखो बैठ के 5 पेज। तो थोड़ा प्रैक्टिस में आओगे। फिर कुछ ना कुछ पढ़ो, डेली पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। फिर देखना भी जरूरी है। अच्छी फिल्म रोज देखो और उसको वो करो, उसकी बेडशीट वगैरह बनाओ, एनालिसिस करो कि कैसे उसने, लिखने वाले ने कैसे लिखी होगी जो हम देख रहे हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस वो करवाते रहते थे, वो होती रहती थी, लेक्चर्स होते रहते थे और डिस्कशन हम आपस में फ्रेंड्स लोग करते थे। फिर कुछ समय के बाद जो वहाँ पर डायरेक्शन के स्टूडेंट्स वगैरह होते थे, उनके साथ हम बैठ के उनके डिप्लोमास पे चर्चा करते थे कि क्या हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं। तो ऐसे करके, और जो वहाँ पे जो शूट हो रही हो तो उसको देखते थे कि हम जो लिखते हैं वो कैसे बनता है, कैसे फ्लोर पे जाता है, कैसे उसको एक्टर डिलीवर करता है। तो वो हम फिर इधर इम्प्रूव करते थे हमारी राइटिंग में। तो एक अच्छा खासा दीन दुनिया से अलग, फालतू की बाहर की दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं होता था। हम टोटली हमारी उसी चीज पे फोकस होते थे पूरा 1.5 साल और उसमें काम करते थे। तो ये एक चीज हमको वहां से, कि एक राइटर अगर बनना है तो आपको थोड़े सोशल मीडिया से, सभी चीजों से थोड़े दिन कट के और एक कमरे में बैठ के सिर्फ सोचना है और लिखना है। हाँ। फिर क्या हुआ? आप वहां से निकले, वहां से निकल के एक जो धार जिले के रहने वाले हैं, द केरला स्टोरी,
ऐसी मूवी लिखेंगे, ऐसा कुछ पहले से मन में था जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे? ऐसा कुछ मन में था? ना आपके मन में कैसे आया कि द केरल स्टोरी का मतलब कैसे आया आपके मन में? इस बिल्कुल। मूवी के बारे में कुछ बताएं। देखिए वहाँ से तो हमने तो बेसिक फिल्म राइटिंग सीखी, उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गया। तो मुंबई में क्या था कि शुरुआती दिनों उस समय कुछ एक दो प्रोडक्शन हाउस आए थे हमारे एफटीआई में। हम लोगों की स्क्रिप्ट सुनी थी उन्होंने, और जो अच्छी लग रही थी वो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि हम उसको आगे हम प्रोड्यूस अच्छा, वहाँ पे आते हैं स्क्रिप्ट सुनने के लिए? आते हैं आखिरी में जब सब कोर्स हमारा कंप्लीट होता है तो कुछ प्रोडक्शन हाउस को बुलाते हैं हमारी स्क्रिप्ट्स वगैरह सुनने के लिए, हमारे आइडियाज सुनने के लिए। तो उस समय यूटीवी मोशन पिक्चर, अब तो उस समय था, अब बंद हो गया था बाद में, और एक दार मोशन पिक्चर्स, ये दो आए थे और उन्होंने हमारी स्क्रिप्ट्स कहानी वगैरह सुनी थी। तो मेरा भी एक कॉन्सेप्ट उनको पसंद आया था। तो मुझे लगा कि शायद अब सब चीज़ें बढ़िया हो जाएगी, अब तो बस यहाँ से जाके लिखना है, करना है, काम मिल जाएगा। लेकिन मुंबई जाके क्या हुआ कि जब हम लिखने लगे ना, अब हमारे सर कहते थे, जिम सर कहते थे कि आपको लगता है कि आपका फर्स्ट आइडिया ही बेस्ट आइडिया है, लेकिन जो बरसाती नाला होता है ना, जैसे छत का जो कचरा रहता है, पहले वही पाइप में से निकल के बाहर जाता है, पूरी छत साफ होती, फिर साफ सुथरा पानी आता है। क्या बात है। तो बोले शुरुआत में आपकी 5-7 स्क्रिप्ट तो कचरे में फेंकोगे आप, क्योंकि वो नहीं है बेस्ट, लेकिन हमें मन में ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैंने लिखा है एकदम पत्थर की लकीर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो वो चीज़ थी। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि यार इतना अच्छा तो लिखा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को कर रहे थे तो, और जब दोस्तों से उसके फीडबैक लेते थे या जब हम उसको किसी बड़े से फीडबैक लेते थे तो पता चलता था अरे अभी तो इसमें बहुत कमजोरी है, अभी तो बहुत कुछ इसमें करने की वो ज़रूरत है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। तो 1-2-3 महीने तक तो ठीक रहा, लेकिन 3 महीने के बाद एकदम मुंबई में रहते रहते घबराहट सी होने लगी कि अरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कब बनेगी, कब बिकेगी, कहाँ से पैसा आएगा और कैसे गुजारा करेंगे। हाँ, थोड़ा चिंता हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब तो पकड़ना होगी। अगर मैं जॉब करके थोड़ा सेटल हो जाऊँ, उसके पैरेलल राइटिंग करता रहूँगा तो शायद कुछ होगा। तो इसी बीच फिर मैंने कई टीवी चैनल्स में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, प्रोडक्शन हाउस में भी किया था। तो फिर मुझे फाइनली स्टार प्लस से ऑफर आया, और उसका यूथ चैनल था, चैनल वी, अब बंद हो चुका है। चैनल वी के लिए मैं प्रमोशन टीम के लिए मेरी जॉब लग गई। तो फिर मैं 3-4 साल वहीं जॉब किया कंटिन्यू। और उसके बाद जब मुझे वहाँ पे क्या करते थे आप? मैं ऑन एयर प्रमोशन टीम में था, मैं वहाँ भी राइटर ही था। तो शो की राइटिंग तो प्रोडक्शन हाउस करते थे, प्रोडक्शन हाउस के जो राइटर होते थे वो करते थे। मेरा काम होता था जितने भी शोज ऑन एयर हो रहे हैं उन शोज के प्रमोशंस लिखना, जब नया सीरियल आएगा तब भी उसका लॉन्च प्रोमो तैयार करना, उसकी राइटिंग करना, जो रेगुलर चल रहे हैं शोज उनके भी प्रमोशंस लिखना, फिर जितना भी कंटेंट आ रहा है टीवी पे ऑन एयर हो रहा है उसको भी थोड़ा सुपरवाइज करना कि कहीं उसमें कोई कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, कुछ डायलॉग्स में या फिर कुछ टेक्स्ट में जो गलत तो नहीं जा रहा है, तो थोड़ा उसको सुपरवाइज कर लेना। तो मेरा राइटिंग को जो भी ऑन एयर जाने के पहले तक का सुपरवाइज करना और लिखना, ये मेरे हाथ में था। एपिसोड राइटिंग नहीं करता था। तो ओएपी टीम बोलते हैं उसको, ऑन एयर प्रमोशन टीम, उसमें मैं एज ए राइटर वहाँ जॉब कर रहा था। तो 4 साल तक आपने जॉब किया? 3.5-4 साल। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि धीरे धीरे क्या हुआ कि चैनल जो है जीईसी चैनल, पहले म्यूजिक चैनल हुआ करता था, एमटीवी और चैनल भी, फिर धीरे धीरे वो म्यूजिक चैनल से जीईसी पे कन्वर्ट हुआ। यूथ बेस्ड टीवी सीरियल्स वो लेके आए थे, क्योंकि दूसरे किसी चैनल पे आते नहीं थे। तो उन्होंने D3, बड़ी प्रोजेक्ट, सूरिन गूगल, इस तरह के सीरियल्स उस समय आते थे चैनल वी पे। तो यूथ ऑडियंस को पसंद भी आते थे, टीनेजर्स को खास करके। एक गुमराह बड़ा वो था, क्राइम का गुमराह नॉन फिक्शन था, तो वो भी काफ़ी प्रचलित रहा क्राइम स्टोरीज के लिए। तो वो भी टीनेज क्राइम के शोज आते थे, तो यूथ में उस समय काफ़ी प्रचलित था वो। और धीरे धीरे क्या हुआ कि सिस्टम के अंदर कुछ उनके थे लोग जिन्होंने ये कहा कि भाई जो चैनल है उसमें हमारा जो चैनल, जो सीरियल्स होते हैं वो बी टाउन्स की लड़कियां ज्यादा देखती है। अच्छा। और बी टाउन्स में ज्यादा देखा जाता है चैनल भी, तो उन लड़कियों को फोकस करके उस पे सीरियल्स बनाए जाएं। तो फिर धीरे धीरे हमारा चैनल में क्या हुआ कि जो यूथ कंटेंट तो बन रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो स्टार प्लस के जैसा ही बनने लगा था। तो हमारी ऑडियंस भी धीरे धीरे वो हो रही थी, और हम सिर्फ लड़कियों पे ही फोकस होकर सीरियल्स बना रहे थे। तो कुछ होते अंदर इंटरनल जो हम लोग बोलते थे, फाइट्स होती थी कि क्या है क्या नहीं, पर
हम तो हमारा काम से प्रमोशन करना होता था, इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। तो फिर आपने वहाँ से तो फिर धीरे धीरे हमारा चैनल भी नीचे जा रहा था, तो फिर हम बहुत सारे लोगों ने वहाँ से जॉब छोड़ा था, तो उसमें फिर मैं भी एक था। तो आपकी लिखी हुई मूवी कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म टर्टल जो फिल्म है, टर्टल, हाँ, ये कब आई थी? राजस्थान, ये रिलीज नहीं हुई, थिएटर रिलीज नहीं मिल पाई क्योंकि कोरोना आ गया था उस समय। ओके। और चूंकि छोटे बजट की फिल्म थी, तो एक इंडिविजुअल डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी छोटी बजट की फिल्मों को रिलीज करवाने में बड़ा जद्दोजहद करना पड़ती है, तो उसको थिएटर रिलीज नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, वो OTT ZEE5 के पास गई थी, जी टीवी को उसको बेचा था, तो एंड पिक्चर्स और जी सिनेमा, जी टीवी, इन पे उसका टेलीकास्ट हुआ। और एक्चुअली ये तो बहुत बाद में, उसके पहले वो फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा, नेशनल अवार्ड 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार उसको श्रेणी में था। जागरण। आपको ये मूवी मिली कैसे, पहली मूवी? मेरी पहली फिल्म, एक्चुअली जो उसका डायरेक्टर है दिनेश यादव, टर्टल फिल्म का, वो मेरा मित्र है। FTI में मेरा जूनियर रहा था कॉलेज के टाइम में, तो उसने मुझसे संपर्क किया क्योंकि फिल्म जो थी वो राजस्थान बैकग्राउंड की थी। उनको एक राइटर चाहिए था जो डायलॉग राजस्थानी में लिख सके, पर प्योर राजस्थानी में नहीं, ऐसी जो जैसे बीच में एक टीवी सीरियल आता था बालिका वधू, तो कैसे उसमें बातचीत हो सकती, उस तरह के थोड़े संवाद जो हिंदी भाषी भी समझ सके। तो उसने मुझसे कहा कि सर आप कर सकते हो क्या? मैंने बिल्कुल। तो मैंने उसके संवाद लिखे थे, और फिल्म तो एक्चुअली एक रियल घटना के ऊपर ही थी, तो पटकथा भी दिनेश खुद ही लिख रहा था, तो मैंने बोला ठीक है, मैं उसके संवाद पे काम करता हूँ। तो दिनेश ने मुझे जब बताया, तब मैं मेरा जॉब छोड़ चुका था चैनल का, तो फिर हम जयपुर में ही रुका मैं उसके पास, और हमने वहीं पे बैठ के कंप्लीट करी फिल्म की पूरी राइटिंग वगैरह। तो वो फिल्म फेस्टिवल्स में गई। अच्छा। फेस्टिवल्स के बाद उसको अवार्ड, नेशनल अवार्ड के लिए भेजा, तो वहाँ उसको बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड मिला। फिर वो काफ़ी तब तक तो चर्चा में आ चुकी थी, फिर वो ZEE5 पे और इन सब पे उसका टेलीकास्ट हुआ। फिर दूसरी मूवी आपकी? उसके बाद वहाँ जिंदगी एक फिल्म आई। ये जो पहली फिल्म थी, ये वाटर क्राइसिस के ऊपर थी, राजस्थान के। ये जो थी दूसरी वाली फिल्म वहाँ जिंदगी, ये मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर थी। वहाँ जिंदगी उसको प्रमोट करने के लिए इसका जो संगीत था वो पराग छाबड़ा ने दिया था, जो कि AR रहमान का स्टूडेंट था। अच्छा। स्टूडेंट है एक्चुअली, और वो हमारे म्यूजिक लॉन्च में भी AR रहमान सर आए थे। अरे वाह। हाँ, इस फिल्म की, वहाँ जिंदगी के, और काफी पॉपुलर गाने हुए। संजय मिश्रा जी का थोड़ा सा रोल इसके अंदर है, उसमें ज़्यादा था रोल उनका। फिर नवीन कस्तूरिया जो पिक्चर्स वगैरह वेब सीरीज में काफ़ी हिट हुए थे उस समय वो, तो नवीन कस्तूरिया जी को हमने उसमें लीड एक्टर में रखा था। विजय राज वगैरह काफ़ी एक्टर्स थे उसके अंदर। तो ये एक दूसरी फिल्म थी। उसके बाद कोरोना का टाइम चल रहा था, पूरा इंडस्ट्री पूरी बंद थी, बायो उसमें शूट्स वगैरह हो रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा था सब कुछ कर पाना। बहुत मुश्किल था। उसी बीच मुझे एक मेरे जो केरला स्टोरी के डायरेक्टर है उनका फोन आया। आप उनको पहले से जानते हैं? नहीं, मैं उस समय नहीं जानता था उनको, मैं पहले नहीं जानता था उनको। कोरोना के टाइम उनका फोन आया मेरे पास, कोरोना जब फर्स्ट वेव चली रहा था। वो एक्चुअली एक फिल्म लिखवाना चाह रहे थे। केरला स्टोरी नहीं थी, दूसरी फिल्म थी, जो कि एक नॉवेल का एडेप्टेशन था। तो वो एक लिटरेचर वाला बंदा ढूंढ रहे थे जिसकी हिंदी बड़ी स्ट्रांग हो, रूटेड हो, गांव से बिलोंग करता हो, तो वो उसको कनेक्शन को समझे, और इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, कुछ कर चुका हो इंडस्ट्री में, तो अवार्ड, नेशनल अवार्ड हो ही गया था फिल्म को। तो वो सारे कॉम्बिनेशन उन्नको मेरे में मिल रहे थे। तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, रेफरेंस दिया। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, और फिर मेरे से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ मुझसे सैंपल राइटिंग भी करवाई। मैंने लिख के उनको दिए कुछ सीन, तो उनको पसंद आए, और फिर मैं उनकी उस फिल्म के लिए राइटर बना। अच्छा। जो अभी आई नहीं है फ्लोर पे, कंप्लीट है। अच्छा, वो भी कंप्लीट है? वो अभी नहीं आई है, वो उसके लिए मैं पहले उनका राइटर था। जब वो सब लिखते लिखते हमारी ट्यूनिंग अच्छी जम गई थी, तो फिर उनको, ये देखो केरला स्टोरी कैसे आई, अब वो आता है विषय। कैसे आई? कि हुआ क्या कि जब हमारी ट्यूनिंग अच्छी जम रही थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसी बीच अमेरिका जो है उसकी सेना जो अफगानिस्तान में थी, वो वहां से चली गई, जा रही थी, है ना। वहां पर तालिबानी हुकूमत आ गई थी अफगानिस्तान में। तो उस समय एक नेशनल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, एक माँ का आर्टिकल था इंग्लिश में, कि मेरी बेटी और मेरी नाती वहाँ की जेल में बंद है अफगानिस्तान की, और अब तालिबान हुकूमत आ गई तो शायद वो उनको मार देंगे, क्योंकि वो मुखबिर बन के, मतलब उन्होंने सारा गवाह बन के वो किया था, गवाह बन गए थे, तो उन्हें बचाओ। और वो केरल की जो माँ, जिसकी फिल्म में जिसको शालिनी हमने कैरेक्टर दिया, उसकी माँ समझ लो वो थी। तो फिर सर ने जब उसको देखा तो वो बोले, यार ये विषय पे मैं काम कर चुका हूँ, इस पर तो मैंने अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और बड़ा शोध मैंने इस पर किया है। तो
उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार मतलब वो उनको लगा कि यार ये विषय तो अभी आना चाहिए, ज्वलंत है अभी तो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हम इस पर अपन फिल्म कर सकते हैं क्या? मैंने कहा क्यों नहीं सर, मतलब विषय सत्य घटना है, ऐसा हुआ है और ये आज भी प्रासंगिक है और एक माँ तड़प रही है अपनी नाती और बेटी के लिए, तो ये बिल्कुल विषय आना चाहिए। फिर उस पर हमने फिर आगे शोध किया, मूल स्टोरी, मूल कथा और मूल रिसर्च, क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने 4-5 साल बिताए थे उस केरल में। 4-5 साल हाँ, बिताए। इस डायरेक्टर का नाम क्या है? सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो सेन। मतलब उन्होंने, उनका 1 दिन 2 दिन का वक्त नहीं था, उन्होंने काफी साल लगाए थे ये स्टोरी को कुरेद के लाने में। केरला में रहे वो? हाँ, वो वहाँ जाके भी रहे, बड़े गोरिल्ला से शूट करके उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो लेकिन डॉक्यूमेंट्री रही, इतनी चर्चित नहीं हो पाई। विषय वो बिल्कुल लेके आना चाहते थे जो हमने फिल्म में दिखाया वही वाला। तो अब उनको लगा कि इस पे फिल्म हम कर सकते हैं, बनाना चाहिए। तो वहाँ स्टोरी और स्टोरी आइडिया ये मेरे सर का था, स्क्रीन प्ले और डायलॉग मेरे थे उसके अंदर द केरला स्टोरी में। तो फिर उसको फिर हमने फिल्म का रूप दिया और जब फिल्म लेके बन गई तो फिर हम प्रोड्यूसर के पास गए, विपुल शाह जी को सुनाया, उनको भी बड़ा मज़ा आया और उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ये सच है। और मैं इसकी, बहुत सारे प्रोड्यूसर मना कर रहे थे। अच्छा, केरला स्टोरी बनने के बाद सत्य घटना पे आधारित है पूरा? हाँ, जब ये लिख के गई थी, जब स्क्रिप्ट लेके मेरे डायरेक्टर जा रहे थे तो कई प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर मोस्टली प्रोड्यूसर लोग तैयार नहीं थे उसको वो करने के लिए, क्योंकि सबको डर लग रहा था, अरे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्या डर था? डर, अजीब सा डर रहता है कि एक लंबे समय से ना एक वो बनी आ रही थी कि कोई भी किसी इस्लाम के ऊपर कुछ आप बोलोगे तो वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ऐसे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ऐसा सोच के लोग डरते थे कि भाई कमर्शियल सिनेमा हम नहीं ले पाएंगे या हम नहीं बना पाएंगे, तो डर रहे थे। विपुल शाह जी नहीं डरे। बट ये सत्य घटना पे आधारित है, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। एंटी इस्लाम जो लोग बोलते हैं कि वो वैसा कुछ भी नहीं, किसी धर्म को बदनाम करने के लिए फिल्म नहीं बनाई गई है। एक्चुअली जो कुछ लोग कुछ एक संगठन बनाकर केरल में जो धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा चला रहे थे, जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था उसका, उसी को हमने एक्सपोज किया और वो सत्य है, प्रमाणित है कि वहाँ से लड़कियां गई वाया श्रीलंका, वो लोग वहाँ गए। ये अपनी और इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ में कवर करी हुई चीज़ें हैं। तो वैसा कुछ भी नहीं था जो मन से किया गया था। और जो फिल्म खत्म होने के बाद आखिरी में उन माता पिता के इंटरव्यू भी हमने डाले जिनकी खुद की बच्चियां गई, उन्होंने खुद अपने मुंह से अपनी आप बीती सुनाई है। एक लड़की जिसके साथ, जिसको हमने क्रिश्चियन लड़की का जो कैरेक्टर दिया था, वो लड़की ने जो है आखिरी में अपना बयान भी दिया है, उसमें भी आया कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ हुआ, खुद बोल रही है। और हमें लगा था कि शायद हम आइडेंटिटी छुपाएं, हम नहीं बताएं लड़कियों के बारे में, ताकि वो बदनामी के डर से हमने ज़्यादा हम कोशिश करते कि हम ना बताएं। लेकिन फिल्म रिलीज हुई तो उनके अंदर आत्मविश्वास आया, वो खुद नेशनल न्यूज़ चैनल में आके बयान कर आई नेशनल न्यूज़ चैनल्स में आके उन्होंने बयान किया कि हाँ मेरे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है। तो एक मूवमेंट चला, कहीं जो लड़कियां नहीं बोल पा रही थी वो भी आई और उन्होंने अपनी आपबीती बताई। और एक जो ये कह रहे थे कि झूठ है या आप तो सिर्फ झूठ फैला रहे हो, प्रोपेगेंडा है, वो लोगों को भी एक्सपोज किया कि नहीं ये सच है, ये जो लड़कियां वो बोल रही है। एक संस्थान है केरल में जहाँ पर इस तरह की लड़कियां रहती है, 50-60 लड़कियां हैं, उससे ज़्यादा ही होगी, जो कि लव जिहाद में फंस के जो वापस आती है बेचारी, उनको परिवार कभी नहीं स्वीकारता है, समाज नहीं स्वीकारता है, तो अपने साथ रखते हैं हॉस्टल की तरह। और वो संस्थान में कई लड़कियां हैं अभी भी। तो जब हमारी फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद उनको मुंबई भी बुलाया गया था, उनको एक सहायता राशि भी प्रोड्यूसर के द्वारा दी गई थी। और उसके बाद तो लड़कियां खुलकर मंचों पे आकर अपनी बातें व्यक्त करने लगी। फाइनली हम जब लिख रहे थे तब विपुल जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी जो है उसमें लेखन में भी हमारी मदद करी और उसके बाद उसको प्रोड्यूस भी करा उन्होंने बकायदा, हिम्मत रख के, रिस्क पे, क्योंकि उनकी जेब से 30 करोड़ गए, 25-30 करोड़ रुपए। अच्छा। और कोई भरोसा नहीं था कि फिल्म रिलीज होगी नहीं होगी कि क्या होगा, पर उन्होंने फिर भी रिस्क लिया और अपनी जेब से उन्होंने पैसे लगाए उसके अंदर। और ट्रेलर आने के बाद, नवंबर में इसका ट्रेलर आया था, तब से ही कोर्ट कचहरी केस शुरू हो गए थे। अच्छा, कोर्ट कचहरी चल रही थी? शुरू हो गया था। केरल से भी आया था कि ये आप कहाँ से तथ्य लेके आए हो, ये प्रमाणिक नहीं है। और एक आंकड़ा लेके भिड़ गए थे ना हम लोगों पे कि 30,000 लड़कियां कहाँ गई, ये तो बहुत बड़ा फिगर है, ऐसा वैसा। तो वो सब चीजों का चल रहा है। बट आपके पास तो सारी चीजें थी, डॉक्यूमेंटेड है, सब डॉक्यूमेंटेड था। तो आपने जैसे बोला लव जिहाद, हाँ, तो ये लव जिहाद क्या है? देखिए, ये लव जिहाद शब्द हमारा है भी नहीं। लोग कहते हैं कि लव जिहाद शब्द शायद जो हिंदू आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनका दिया हुआ शब्द है, या हिंदू आइडियोलॉजी वाली जो पॉलिटिकल पार्टी उनका दिया हुआ है।
ऐसा नहीं है, लव जिहाद शब्द केरल के चर्च ने दिया हुआ है। केरल है क्या लव जिहाद? क्या है, केरल में सबसे पहले हिंदुओं से भी पहले क्रिश्चियन लड़कियां कन्वर्ट की जा रही थी। क्रिश्चियन लड़कियों को क्या करते हैं convert मतलब करके? लव कैसा है कि आप प्रेम के जाल में फंसाओ, बहला फुसला के प्रेम के जाल में फंसाओ और सिर्फ उनसे मतलब के लिए शादी करो। एक होता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी कई कपल्स हैं जो हिंदू मुस्लिम में शादी करके साथ में रह रहे हैं, कोई दिक्कत और नहीं। बहुत तरह हैं, पूरे भारत में मिल जाएंगे, विदेश में मिल जाएंगे, जो प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, शादी करते हैं और आराम से रहते हैं। कहीं कहीं वो धर्म परिवर्तन भी कर लेती है लड़कियां, लेकिन कहीं कहीं तो वो भी नहीं करती। जो हिंदू ही है, वो अपना नाम भी नहीं बदलती, अपना पहचान भी नहीं और साथ बदलती, भी रहते हैं। हाँ, और साथ में आराम से रहते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लेते हैं, निकाह विकाह भी नहीं पड़ेंगे, वो कोर्ट में शादी करके भी साथ में रहते हैं, तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, चलो वो आपका अधिकार है। लेकिन हम जिसको लव जिहाद वहाँ चर्च ने कहा, वहाँ के पादरी ने जो कहा था, वो ये था कि आप बहलाओ फुसलाओ, या तो पहले अपनी आइडेंटिटी छुपा के सामने वाले को, आप लड़की को बहलाओ फुसलाओ, या फिर आप उसको किसी तरह का प्रलोभन देके, और जब आप प्रेम में जब वो आपके अधीन हो जाए, तब फिर उसको बोला कि शादी तो तभी होगी जब आप तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा, ये भी। और उसके बाद एक शादी नहीं, उसके बाद आप और भी शादियां करो कि चलो इससे हो गया, अब दूसरी करते हैं। तो ये जो एक प्रायोजित कार्यक्रम की तरह जो ये चलाते हैं, हम उसका विरोध कर रहे थे। हम कह रहे थे ये नहीं चलना चाहिए। और जो हमारी फिल्म की कहानी थी, ये यही थी कि शालिनी जो हमारे कैरेक्टर थी, उसके साथ भी यही हुआ। उसको प्रेम जाल में फंसाया गया, उसको प्रलोभन दिया गया कि हम कहीं दुबई या कहीं दूसरी जगह जाके बसेंगे, वहाँ बहुत अच्छी सी लग्जरी जिंदगी जिएंगे, जो भी उनको ड्रग्स वगैरह देके भी उनको ब्रेन वॉश कर रहे थे। और वो प्रलोभन में आके जब चली गई, तो पता चला वो उनके जहाँ पर आतंकवादी लोग थे, वहाँ उनको छोड़ दिया गया एज ए सेक्स स्लेव। अच्छा। तो हाँ, ये उसका मतलब वहां जाके जिंदगी और बहुत ही ना, उनको नहीं पता था ना। अब उनको क्या पता, जिसको मैं पति समझ के वो छोड़ के चला गया दूसरी और शादी करने के लिए। तो ये चल रहा था उस समय। भारत तो इनसे तो कम, यूरोपियन कंट्री से ज्यादा लड़कियां आई थी, यूके यूएसए से काफी लड़कियां जो है लेकिन कॉलेज से लव जिहाद के थ्रू। हाँ, वो उनको उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। कॉलेज से आ रही थी, माता पिता बेचारे परेशान थे कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, एकदम ये उनको किसने ब्रेन वॉश कर दिया। मोस्टली कॉलेजेस से ही पढ़ने वाली लड़कियां आ रही थी। तो उन सारी की सारी लड़कियां जो है यूके यूएस से रिक्रूट हो रही थी। इस मूवमेंट में उनको लग रहा था अभी बड़ा मूवमेंट होगा, ऐसा इसका पूरी दुनिया में जो है उनका शासन हो जाएगा। और वो एज ए सेक्स स्लेव आ रही थी उन जो जिहादी है उनको सर्व करने के लिए, कि हमको भी जन्नत मिलेगी अगर हम इनको सर्व करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। तो ये इस माइंडसेट के साथ इतना उनको ब्रेन वॉश करके पहुंचाता है। लेकिन जब रियलिटीज वहां जाके उनको पता चली कि वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, वहाँ कोई कुछ नहीं है, नर्क जिंदगी है, तो फिर उनको पछतावा। कुछ लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने किसी भी तरीके से वहाँ से निकलने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया, मर गए बहुत सारों का, कुछ अता पता भी नहीं है। तो ये एक प्रपंच था। तो लव जिहाद शब्द मैंने फिर कहा कि केरल के चर्च से आया। वहाँ के पादरी और वहाँ के जो चर्च कम्युनिटी, वो लोग बड़े इससे त्रस्त थे। तो उन्होंने ही कोर्ट में केस डाला था कि ये लव जिहाद चल रहा है, प्यार में फंसा के हमारी बच्चियों को ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब हिंदू लड़कियां भी के साथ भी वही सब चीजें होने लगी, तो फिर ये और मुद्दा बना। और फिर धीरे धीरे ये शब्द प्रचलन में आया कि लव जिहाद एक चीज होती है जिसमें एक झूठे प्यार के जाल में फंसाकर या उनको गर्भवती कर देते हैं। उसके बाद एक ब्लैकमेल हो जाता है कि अब तुमको शादी करना ही पड़ेगी, क्योंकि घर नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, समाज का एक बंधन है। तो उस तरीके से फंसा के वो उनको कन्वर्ट करके अपने साथ लेके जाते हैं। ये इसको लव जिहाद कहा गया। बट आपने उसमें एक बड़ी अच्छी चीज बोली, हाँ। कि मूवी में है, हाँ। जिसमें लड़की बोलती है अपने पेरेंट्स को, हाँ। कि आपने तो हमें हमारे धर्म के बारे में कभी बताया ही नहीं। यही ये जो आपके उस मूवी में जो है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने तो कभी बताया नहीं। आपने तो सिर्फ बोला ये पढ़ लो, ये बन जाओ, ये कर लो। बाकी धर्म के बारे में उनके पेरेंट्स ने तो बताया, लेकिन आपने कभी हमें हमारे धर्म के बारे में जो है, सच्ची चीजें हैं, अच्छी चीजें, वो तो कभी बताई नहीं। वही हो जाता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न बनने के चक्कर में वेस्टर्न बन जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो बड़े बड़े, अगर हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम अमीरी बनाना चाह रहे हैं ना हमारे बेटे को, बच्चों को, कि कुछ अच्छे बड़े पद पे जाएंगे। तो उदाहरण है हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी जैसे, जो अपने कल्चर से रूटेड है, या हम सुधा मूर्ति जी कह ले, या और भी कई सारे ऐसे बड़े उद्योगपति, वो अपना सबसे बड़ी बात तो, सबसे धन कमा के उद्योगपति बनना ही सबसे बड़ी बात होती है ना। अगर वो लोग भी अपने कल्चर से इतने रूटेड है, तो फिर
हम कौन होते हैं? हम ये सोचे कि हम पूरे वेस्टर्न हो जाएंगे तो सबसे बढ़िया होगा। तो इसी वेस्टर्न होने के ही और उसको स्टेटस सिंबल समझने के चक्कर में पेरेंट्स जो है बच्चों को अपने रिलीजन से बिल्कुल दूर कर देते तो हैं। आपने जो लिखा है, मेरा हाँ, सवाल यही था, बिल्कुल। तो वो भी है क्या सच कि अपने पेरेंट्स ने वहां पे ध्यान नहीं दिया था? नहीं दिया आपने जो उस मूवी में मैं तो बाद में भी फिल्म भी इसीलिए ये विषय लिखा भी था, और मैंने बाद में भी लोगों को यही समझाया जब हम कहीं जब सभा में भी जाते थे, तो मैं ये कहता था कि भाई आप अगर आपने आपके बच्चों को रूटेड नहीं रखा, अपने संस्कृति से जोड़ के नहीं रखा, अपनी जो परंपराओं से जोड़ के नहीं रखा, तो दूसरा तो तैयार बैठा है उसको खींच के बाहर ले जाने के लिए। अगर मैंने कई ऐसे परिवार फैमिलीज देखी है जहाँ पर पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, 2 वक्त मतलब एक समय अगरबत्ती भी नहीं लगती होगी, चलो मत लगाओ, लेकिन कम से कम आप आपके जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको तो सेलिब्रेट करो ना। दीपावली मनाते हैं, वो भी नहीं मनाते। कई फैमिली वो इतने लिबरल हो गए यार ये तो फालतू है, बस हाँ उस दिन नए कपड़े पहन लेंगे, मिठाई बांट देंगे क्योंकि सब जगह होती, थोड़ी लाइट लगा देंगे, लेकिन लक्ष्मी पूजन नहीं होगी, है ना। वो उनके लिए बस ये कि हाँ चलो आज कोई एक सेलिब्रेशन था। होली है तो बहुत से होली पे कोई पूजन नहीं करते, होली उनके लिए एक ड्रिंक आ गई, आज पीना है और होली खेलना है, सो जाना है यार, नाचना है, बस इतने तक सेलिब्रेशन हो गया ना। होली का स्पिरिचुअल महत्व नहीं पता। बच्चों को पूछो, बच्चे पूछेंगे क्यों होली मनाते हैं, तो शायद पेरेंट्स नहीं बता पाएंगे क्यों होली मनाते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर उनको नहीं पता है कि होली क्यों मनाते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में उलझुल बकवास करेगा और वो उसको स्वीकार कर लेगा। आप देखो कि अभी हम थोड़ा बहुत हमारे धर्म को जाकिर नाइक जैसे लोग पढ़ लेते हैं, फिर वो अपने इंटरप्रिटेशन हमारे धर्म के बारे में देते हैं कि तुम्हारे भगवान ऐसे, तुम्हारे भगवान वैसे, तुम्हारे भगवान तो ऐसे करते हैं। तो अब बच्चे को जब हमने नहीं बताया कि हमारे भगवान क्या है, तो वो जो उसने बोला वो तो उसको स्वीकार कर लेगा और वो तो यही समझेगा कि यार वो जो बोल रहा है वो सही है। तो यही गड़बड़ करी, यही गड़बड़ करते भी हैं पेरेंट्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम जो भी हमारे परिवार की हमारा सिर्फ धर्म नहीं है, धर्म के अंदर भी हम समाजों में बटे हुए हैं और हर समाज की अपनी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान भी है और कुछ मूल्य भी हैं जो लेके चलते हैं। तो कम से कम मैंने कहा उन्हीं को अगर आगे बढ़ाया जाए तो क्या बुरा है। अभी जैसे आज छठ पूजन चल रहा है, दीपावली के बाद छठ पूजन आता है, पूरा भारत नहीं मनाता है लेकिन हाँ एक उत्तर भारत का क्षेत्र मनाता है। तो ये उनकी पुरानी आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, आगे वाली पीढ़ी को भी अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो कभी भी अपने धर्म से विमुख नहीं होंगे। वैसे ही महाराष्ट्र में गणपति आता है, गणपति जी का जो 10 दिन का कार्यक्रम होता है, उसमें अपने बच्चों को कल्चरली जोड़ के रखते हैं। हमारे यहाँ नवरात्रि वगैरह दूसरे त्यौहार होते हैं, दीपावली आती, हर क्षेत्र का कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल है जिससे आप आपके कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। इवन जो वनांचल है हमारा आदिवासी क्षेत्र जो पूरा है, उसमें भी परंपरागत मौसम के अनुसार और ऋतुओं के अनुसार रिचुअल्स और पूजन पाठ होते हैं। तो उससे भी अगर इंसान अपना उनका आने वाला वंश जुड़ा रहे तो कम से कम कोई विधर्म में कोई दूसरा आके आपको आपके ही धर्म के बारे में गलत बात बता के आपको विमुख नहीं कर सकता है ना। तो द केरला स्टोरी में यही हुआ है। हमने यही कहा हम जो उसका वो दे रहे थे, हमारी जो कैरेक्टर है शालिनी वो कैसे कन्वर्ट, तो उसका कारण ही यही बताया ना। जब उसको उसके धर्म के बारे में वो सवाल कर रही थी आसिफा जो कैरेक्टर है उसके अंदर, तो उसके पास जवाब नहीं थे। शिव जी के बारे में जो पूछा कि क्या? तो वो हमने उसमें डायलॉग था कि वो आसिफा कहती है क्या कहती कि तुम्हारे ईश्वर तो बड़े कमजोर हैं। बोले जब उनकी पत्नी जब माता सती गुजर जाते हैं तो बोले वो उनको लेके बिलकते हैं और उनकी मृतदेह को लेके घूम रहे हैं रोते रोते जैसे कोई सामान्य इंसान। वो तो जब वो खुद ही असहाय है तो तुम्हारी क्या सहायता करेगा। वैसे वो कृष्ण के लिए भी कहती है कि तुम्हारा जीसस जो है वो खुद ही सूली पे है लटके बेस असहाय से। जब वो खुद ईश्वर का बेटा बोलते हैं, जब ईश्वर खुद उनकी मदद को नहीं आया तो तुम्हारी मदद को क्या आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन वो करते हैं तो बिलीव पे थोड़ा सा इंसान को लगता है। हमारी फिल्म में जब वो जीसस के बारे में बोलती है तो जो कैरेक्टर है कृष्ण कैरेक्टर वो भड़क जाती है, तुम नहीं बोलोगे तुम ऐसा कुछ, और वो चले जाती है। लेकिन जो ये 2 हिंदू लड़कियां हैं वो चुपचाप सुनती रहती है। क्यों? क्योंकि वो लड़की संडे को चर्च में जा रही है। हम संडे तो छोड़ो कभी नहीं जा रहे हैं, हम सप्ताह में एक बार मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम महीने में एक बार भी कभी मंदिर नहीं जा रहे हैं। हम धर्म से हमारा कनेक्शन टूट गया है। तो जब आपका कोई रिलीजियस कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि पेरेंट्स ने बोला जाओ बेटा पढ़ो, तुम बस पढ़ो और अच्छे से पढ़ के नौकरी लग जाओ, हम यही चाहते हैं। थोड़ी बहुत भी अगर आपने उसको फेस्टिवल्स में घर नहीं बुलाया कि बेटा दीपावली घर आना ही पड़ेगा, अभी माता पूजन है घर आना ही पड़ेगा, अभी राखी घर पे आना ही पड़ेगा, साल भर पढ़ो 2 दिन छुट्टी लेके आ जाओ,
जब पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो ही तो बच्चा कनेक्ट रहेगा। वो बच्चा बोलता है मम्मा मेरी तो पढ़ाई है, तो ठीक है तू रहे आराम से वहीं हॉस्टल में रहे, जहाँ भी तू पढ़ता है पढ़, हम देख लेंगे। तो आप कल्चर से तो उसको वहीं से तोड़ रहे हो ना। अब उसको नहीं, जैसे मेरे हॉस्टल में थी, मुझे याद है जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था, तो मैंने ये जो दीपावली वाला सीन मैंने वहीं से मेरे को सीन का आइडिया था। क्या सीन है दीपावली में? वे एक्चुअली दीपावली आने वाली थी और मैंने उनसे पूछा लड़कियों से कि मतलब दूसरे कोर्स में थी, लेकिन मेरी एफटीआई की बात करें पुणे में? हाँ। पुणे में। मैंने कहा कि तुम लोग घर नहीं जा रहे दीपावली पे? हाँ क्या होता है दीपावली पे, घर पे बस वही तो मम्मी कुछ बना देगी और बस दीपक के जल जाएंगे और कोई बोरिंग हो लगता है हमें तो घर जाना, क्या करेंगे दीपावली पे घर जाके यहाँ। तो वो बोरिंग लगता है अब घर जाना, ये सोच के वो लोग वहीं पे रुकी हुई थी। तो मुझे लगा कि यार ये क्या है, इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, सब लोग घर जाते हैं दीपावली पे, और ये लड़कियां बोल रही कि मेरे घर पे कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ मिठाई तो बनता है और कुछ दीपक ही तो जलते हैं, और क्या होता है। तो क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बताया नहीं ना दीपावली का महत्व क्या, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो फिर मैंने वही सीन उठा के मेरी फिल्म में भी डाला। वो लड़कियों जब दीपावली आती है तो पूछती है वो कि क्यों तुम नहीं घर जा रहे, क्रिश्चियन लड़की पूछती, तुम्हारे लिए तो बड़ा फेस्टिवल है। अरे नहीं क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे वहां जाके। तो यही तो है, अगर अब वो जिसका अपना कुछ अपनी जड़ें जिन्होंने तोड़ ली है, अब उसको कोई भी इंसान आके उखाड़ लेगा। तो दूसरे आते हैं उसको बताते हैं कि भाई हमारा ये देखो, तुम्हारा बिलीफ चेंज करो तो तुम में परिवर्तन आएगा। और इंसान थोड़ा सा जब मन बना लेता है कि नहीं यार मेरा रिलीजन में तो मुझे लगता नहीं कि कुछ अच्छा होगा, मेरे तो भगवान मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिख नहीं रहे, ये जो बोल रही शायद वो ज्यादा स्ट्रांग है, और वो फिर उसकी तरफ इंसान अपना रुख कर लेता है। तो आप ये मानते हैं पेरेंट्स की गलती है? पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स बहुत जरूरी, क्योंकि आप अभी एक पेरेंट जब होता है तो वो कम से कम 30 साल की अपनी जिंदगी जी चुका है, एक या 30-35 साल, जब तक उसका बच्चा समझदार होता है तब तक। तो उसके पास तो 30-35 साल का अनुभव है, वो बच्चा भी नया नया है, तो वो अपने अनुभव से उसको सही ज्ञान दे सकता है ना। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कल्चरल वैल्यू से बच्चों को जोड़ के रखे। अगर हम दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, गलती तो हमारी है। मैं वही कहता हूँ ना, किसी दूसरे को हम कहें कि इसने फंसाया, गुमराह किया, ये गलत है, लेकिन सवाल ये उठता है हाँ, जो आपकी मूवी में बिल्कुल कि भाई सवाल ये उठता है कि उसको अगर अपने धर्म के बारे में नहीं पता, हाँ, तो ये किसी दूसरे की जिम्मेदारी तो नहीं है, हम दूसरे को तो ब्लेम नहीं कर सकते। हम तो ये कहें कि भेड़िए बैठे हैं ताक में, है ना, उनको कंट्रोल करना शासन प्रशासन या कुछ और सामाजिक संगठन होंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे भी करके, अगर वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं तो उनको रोकने का लिए भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो करेंगे, अपना काम कर भी रहे हैं और करते भी हैं संगठन। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी होती है वो फैमिली की होती है ना। तो हमने दोनों तरफ कहा है कि वो करेंगे, उनका काम है, उनको करना ही है। अभी बोलते हैं कि आप कहीं लग जगह लिखा रहता है ना कि पार्किंग में गाड़ी जो है सुरक्षित आपकी जिम्मेदारी पे रखो। अब वो चोर तो तैयार बैठा है कि आपने कुछ गड़बड़ करी और आपकी गाड़ी चुरा के ले गया या आपका पर्स चुरा के ले गया, कुछ भी, जेब कतरों से सावधान, तो वो निकाल लेंगे, वो उसका काम है, वो करेगा ही करेगा। हम कितने अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उस पर निर्भर करता है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस है, वो करेगा, अगर जेब कतरा होगा तो उसको पकड़ेगी पुलिस, लेकिन हम हमारे सामान तो सुरक्षित रखें। तो यही हमने कहा कि आप अपने बच्चों को संस्कारित रखो, कल्चर रखो, ताकि कल जाके कोई आए तो वो बहल फुसला के ना ले जा सके, बहक न जाए, उनके प्रपंच में ना आ जाए। बाकी उन लोगों पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है उसके लिए लगे हैं लोग जो दूसरे लगे। हाँ, बट कोई भी संगठन या गवर्नमेंट या पुलिस, हाँ, तो बहुत बात की बात है। अब हॉस्टल में क्या डिस्कशन होता है, वहाँ कौन संगठन आ जाएगा, मेरी फ्रेंड सर्किल कौन है, कौन संगठन आएगा, कौन आएगा, तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की। तो द केरला स्टोरी आने के बाद कोई चैलेंज आया आपके पास, कोई धमकी आई, कुछ परेशानी आई, कैसा रहा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये फिल्म जितनी मैं कहूँगा हिंदुओं ने पसंद करी, उतनी उसको मुसलमानों ने भी पसंद करी। किसी धर्म के खिलाफ, क्योंकि ये फिल्म धर्म के खिलाफ थी नहीं, ये थी धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ। जो कुछ लोग अभी हाँ, अभी जैसे जो आतंकों को परोसते हैं, जो आतंकवादी हैं, या बोलना चाहिए जो एक्सट्रीमिज्म लाना चाहते पूरी दुनिया में, आतंकवादी कई संगठन है, वो एक संगठन है ना, वो समूचे पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व तो करते नहीं है, वो अपना एक संगठन चला रहे हैं, और उनकी आइडियोलॉजी है कि हमको ऐसा करना है। सब उनसे दो राय नहीं रखते कि हाँ ये जो कर रहे हैं हमें। तो वही चीज हमने भी यहाँ कही कि भाई ये कुछ पर्टिकुलर लोग इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं तो उनको रोकना भी जरूरी है और उनकी आलोचना करना भी जरूरी है। तो अगर ये फिल्म जो है, अगर ये किसी धर्म विशेष या समाज विशेष को अपमानित करने के लिए होती तो सामाजिक विरोध इसका होता, लेकिन समाज से कोई विरोध नहीं आया, इसका सिर्फ पॉलिटिकल विरोध हुआ।
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको रिलीज नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये रिलीज हुई तो और दूसरी बात ये होती है कि आप किसी के रिलीजन का मुद्दा अपने कंधे पे ले लो तो सबको लगता है अरे ये हमारा मसीहा है, हमारे लिए बात करता है। तो वो एक, और चूंकि बात ये हो गई थी कि लव जिहाद या इस तरह का मुद्दा हमेशा से हिंदू समाज संगठन का ही रहा है, जो उस तरह के मुद्दे उठाते रहे। तो जब फिल्म आई तो सीधे सीधे ये नजरिया लगा दिया गया कि ये जो है इन्हीं की फिल्म है, इन्हीं के द्वारा प्रायोजित फिल्म है। तो जो दूसरा जो अपोजिशन में बैठा तो उसका तो जन्मजात हक बन गया कि उसका विरोध करना है। तो वो पॉलिटिकल विरोध हुआ, उसका सामाजिक विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब फिल्म लिखने के बाद भी इस डॉक्टरिंग होती है, एक किसी को पढ़ने के लिए देते हैं। तो हमने एक बुद्धिजीवी एक मुस्लिम हैं, उनको पढ़ने के लिए दी। उन्होंने पढ़ के फिर उसका फीडबैक दिया कि भाई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि धर्म के विरोध में हो, धर्म के खिलाफ नहीं है। फिर हमने उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, केवल मुस्लिम समुदाय के विशेष हर एज ग्रुप के अलग अलग लोगों के साथ उनको हमने बिठा के दिखाई, लड़के लड़कियां वृद्ध से लेके नौजवान तक सबको। और हमने उसका फीडबैक भी लिया, उनका भी, और उनसे भी ये पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने जो मुद्दा था मुद्दे की बात कही, आपने किसी धर्म को आलोचना नहीं करी, आपने उन जो इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं उनको उजागर किया। कुछ लोग ऐसे हैं। हाँ, तो बोले इससे हमारा कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो बोला आप करिए, आप बहुत अच्छी फिल्म। जब हमको वहां से ग्रीन सिग्नल मिला तो हम सोसाइटी में लेके आए ना। और हमारे तो फिल्म के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे थे रिलीज के पहले तक। अच्छा, नहीं रिलीज होने दिया जा रहा था। हाई कोर्ट भी गया था केस? हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट में केसेस लगे हुए थे। तो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ जगह तो गए, पर हर जगह जाना संभव नहीं हो रहा था क्योंकि रिलीज डेट आ रही थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो भी थे बड़े जज, उन्होंने सारा एक क्लब करवाया। बोले जितने भी हाई कोर्ट के एक ही जगह क्लब होंगे और एक ही दिन सुनवाई करेंगे इसकी सारी। फिर क्या हुआ? फिर वहां पर जो उसको नहीं रिलीज करवाना चाहते थे, उनके 10-11 वकील थे अपोज में खड़े, हमारे इधर से 2-3 थे, और उन्होंने आर्ग्यू करा। और फाइनली आज जैसे कल फिल्म रिलीज होना है, आज शाम को 5 बजे हमारा प्रीमियर शो है सिटी मॉल में, हम सब खड़े थे वहां पर। और इधर हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो स्टूडियो में बैठकर कोर्ट की हेयरिंग में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। और हम बाहर, पुलिस भी खड़ी है थिएटर के बाहर, कि अगर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं होगी रिलीज तो फिर सब जगह से बंद करवा देंगे उसको, और अगर हाँ बोली तो फिर करेंगे रिलीज। तो हम सब घड़ी देख रहे थे, 5 बजे का वेट कर रहे थे, और 4:30 बजे हमको उधर से खुशखबरी आती है कि रिलीज का हो गया है और अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। उन्होंने ये 3-4 ही प्रश्न रखे कि अगर आप कह रहे हो कि ये फिल्म आएगी तो दंगे भड़क जाएंगे देश में, तो लॉ एंड ऑर्डर, भाई ऐसा होता तो दूसरे स्टेट्स भी इसको बैन करते ना। सारे स्टेट्स तो टैक्स फ्री कर रहे हैं या उसको स्वागत कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 ही स्टेट क्यों? और अगर 1-2 स्टेट्स जो बात कर रहे हैं कि इससे भड़क जाएंगे दंगे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपका काम है, कैसे भड़क जाएंगे? तो वो इस तरह के आर्ग्यू हुए हैं कुछ, तो कुछ जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने ये भी कहा, जो वहां पे बैठी थी जो जजों की जो एडवोकेट्स वगैरह, कि आप लोगों ने देखी क्या? तो जो भी बोल रहा था न रिलीज की जाए, उन्होंने किसी ने भी नहीं देखी थी। डिमांड करके एक स्क्रीनिंग करवा लेते, परसेप्शन बना था कि ट्रेलर आया, देखा तो ये कुछ तो एंटी मुस्लिम फिल्म आ रही है, देखी किसी ने नहीं थी, इसलिए सब इसका वही करते। और जब रिलीज हुई तो उसको काफी लोगों ने सराहा, थिएटर हाउसफुल जा रहे थे, देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ सामाजिक संगठन वालों ने तो अपने शोज बुक कर करके लोगों को दिखाया, तो काफी उसको अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म को। यहाँ ही नहीं, विदेशों में भी मिला उसको अच्छा खासा। लोगों में अवेयरनेस आई, जिस उद्देश्य से आप लोगों ने जी बिल्कुल काफी। हमारा एक ही उद्देश्य था, हमारा ये नहीं था कि किसी को हम अंगुली नहीं दिखा रहे थे, हम हमारे ऊपर ही अंगुली दिखा रहे, जो भी अभी बात हुई। और हमने ये कहा कि आप अपने बच्चों को आपके कल्चर से अपने रूटेड रखो, आप अपने धर्म की शिक्षा उनको अच्छे से दो, आप उनको अवेयर रखो ताकि वो किसी के चुंगल में न फंसे। यही बस हमने अवेयर किया, हमने सिर्फ फैमिलीज को अवेयर किया और वो अवेयर हुई। द केरला स्टोरी आने के बाद अवेयरनेस कितना बढ़ा है लव जिहाद को लेके या इन सब चीजों को लेके, कि भाई ये जो अभी आपने मूवी में दिखाया है, कुछ आपके पास ऐसा डेटा आया, लोगों का फीडबैक आया जी, कुछ फर्क पड़ा है? काफ़ी फीडबैक आया हमारे पास। और जब मैं थिएटर में, काफ़ी थिएटर्स में भी जाता था मैं, जब शोज चल रहे थे उस दौरान भी, तो जब थिएटर से निकल के माता बहनें आती थी तो वो भी बड़ी खुश भी होके आती थी और कुछ आंखों में आंसू लेके भी आती थी। और उनका ये था कि आप लोगों ने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। अब हमारे बच्चों को हम अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, हमको लग रहा था कि सब
हो रहा है और चल रहा है बेहतर, लेकिन आपने हमें सचेत कर दिया और अब हम इसको गंभीरता से लेंगे और हम भी जो टूट गए थे, हमारा भी जो कनेक्शन हमारी संस्कृति से टूट गया था उसको भी जोड़ेंगे और हमारे भविष्य में हमारे बच्चों को भी जोड़ेंगे। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच लोगों ने दिखाया और खासकर माओ ने दिखाया। पिता से ज्यादा माएँ ज्यादा चिंता में थी और माओ ने उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली कि हम अपनी बच्चियों को और बेटों को दोनों को संस्कारों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं आपको बताता हूँ कि समाजों में क्या परिवर्तन आया है। एक जगह में जब गया था तो वहां पर मैंने ये बात कही कि आप जन्मदिन जो मनाते हो ये आदि परंपरा से हम जन्मदिन तो मनाते हैं, तो हमने उसको एक नया स्वरूप दे दिया है आजकल जो केक सेरेमनी वाला। तो मैंने कहा इसको आप थोड़ा सा अपना कल्चर से भी जोड़ दें। कैसे? आप करिए केक सेरेमनी, लेकिन उसको आप कुछ और भी तो कर सकते हो। तो वहां पे उन लोगों ने जो है अब जन्मदिन मंदिर में मनाना शुरू किया है। पेरेंट्स जाते हैं बच्चे के साथ, कुछ प्रसाद लेकर जाते हैं मंदिर में, शाम जो संध्या आरती होती है अपने हाथ से करते हैं, बच्चे से करवाते हैं, भगवान जी को भोग लगवाते हैं, फिर वो प्रसाद समय बढ़ता है। और ये एक परंपरा बन गई उनकी कि ये तो करेंगे ही करेंगे, भले ही शाम घर जाके केक काट लेंगे, लेकिन करना है, हाँ, ये जरूरी है कि आप दीर्घायु हो, भगवान का आशीर्वाद लो, आपने साल आपका एक पूर्ण किया है तो आगे भी आप चिरंजीवी रहो, तो ये आशीर्वाद ईश्वर से लेने में क्या बुराई है। तो ये परिपाटी शुरू करिए कि आपका जन्मदिन आप मंदिर जरूर जाके मनाएंगे। तो वो गांव वालों ने शुरू किया, तो उससे बच्चों को भी एक सीख मिलती है। दूसरा, मेरे घर में होता है तो वो भी मैंने लोगों को प्रेरित किया करने के लिए कि पुराने समय में जो है घरों में जन्मदिन पर मार्कंडेय पूजन होता था। तो मार्कंडेय पूजन जो है वो मेरे घर भी होता है मेरे बच्चे के जन्मदिन पर। तो वो परिपाटी मैंने लोगों को बताई और उन्होंने भी इसको स्वीकारा कि नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि उसमें अष्ट चिरंजीवियों के बारे में बताते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं, कैसे कौन होते हैं। अब बच्चों को नहीं पता 8 चिरंजीवी कौन है, तो वो उनको पता चलता है, उनकी कहानी पता चलती है, मार्कंडेय जी के बारे में पता चलता है। तो वो एक अच्छा उनके अवचेतन में भी एक अच्छी चीजें जो है वो स्टोर होती है। तो ऐसे कई सारी चीजें हुई माता बहनों की जो अपने कल्चर से उन्होंने अपने बच्चों को जोड़ना शुरू किया। ये एक पॉजिटिव चीजें हमारी फिल्म आने के बाद हुई है। तो जो केरला स्टोरी है वो सिर्फ केरल की प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया में है ये? देखो, वो जो हमने कहानी मूल बताई शालिनी वाली, वो तो केरल की कहानी थी। केरल में ये एक्सट्रीम तक गया कि वो जब इसे बाहर विदेश में जब वो एक संगठन खड़ा हो रहा था ISIS, तो जब उसके लिए रिक्रूट होने लगे तो ये एक बड़ा नेशनल मुद्दा बना ना। लेकिन लव जिहाद या बोलना चाहिए बहला फुसला के मतांतरण या धर्मांतरण करवाना, ये तो पूरे भारत की समस्या है। आप अखबार उठा लीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक आपको खबर इसकी मिलेगी कि आज यहाँ पर इंदौर में तो एक न एक दिन तो रोज मिलती है खबर कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। यहाँ से एक लड़की को जो बहला फुसला के लेके गए, भोपाल, इंदौर, उसके बाद आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, तो हर जगह नाम बदल कर या अपनी पहचान बदल कर किसी बहला फुसला कर किसी हिंदू लड़की को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाना और उसका मतांतरण करवाना, ये तो चल ही रहा है। कुछ तो बहुत ही विभत्स भी केस हुए हैं जिसमें काट पीट के सूटकेस में या फ्रिज में रख देने वाले केस भी हुए हैं। तो ये सब ये मतलब जग जाहिर है, सबको पता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन माता बहनों को सचेत करें, उनको जागरूक करें कि प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करिए, प्रेम करने में कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आपको दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो भी अच्छी बात है, करिए। लेकिन अगर वो प्रेम प्रायोजित प्रेम है, अगर वो आपको आपकी सम्मान नहीं करता आपका और आपको सिर्फ इसलिए प्रेम कर रहा है कि वो आपका मतांतरण करवा दे, तो फिर उसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो सतर्कता ही हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सतर्क ही कर सकते हैं, हम सिर्फ उनको अवेयर कर सकते हैं। हाथ पकड़ के खींच के लाना तो हमारे संभव नहीं है। ये काम हमने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ा है कि आप कैसे बच्चा आपके पास बचपन से पला है, उसने आपके साथ आपके 20-25 जीवन के 20 साल काटे हैं। अगर मतलब 20 साल की भी उम्र में कोई लड़की ये कदम उठाती है तो उसने आपके साथ 20 साल बिताए। तो आपका प्रेम कैसे कम हो गया? आपने कहाँ कमी रख दी उसके परवरिश में कि वो आपको एक सेकंड नहीं लगा रही छोड़ के जाने में? तो आपको और आपके धर्म को भी तो वो बहुत जरूरी है कि आप उसको कैसे होल्ड करके रखते हो। तो जो जनरेशन गैप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रहता है वो कम करना और उनके मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको समझना और आज के दौर में उनके साथ सामंजस्य बिठा के आगे जीवन को ले जाना, यही सब हमने उस फिल्म के माध्यम से बताने की थोड़ा सा प्रयास किया और चेताने की कोशिश करी।
तो आई थिंक ये मूवी तो बड़ी सुपर हिट रही है काफी। ये काफी सुपरहिट रही, इसको सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म रही थिएटर में। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपको जब ये बन रही थी, बन के तैयार हो गई थी, तो हाँ। भरोसा था ऐसी सुपर हिट होगी या कैसा लग रहा नहीं, था? हम तो ये चाह रहे थे कि हमें इतनी ऑडियंस मिलेगी, हमको नहीं पता था। हम तो ये चाहते थे कि थोड़ा सही में ही, लेकिन अगर इसको लोग तक कम लोगों में भी पहुंची, लेकिन अगर इससे हमने 2-4-5 बालिकाओं को भी हमने बचा लिया इस गर्त में जाने से, और ये सच्चाई जो है हमने अगर समाज में लाके रख दी, जिससे उन केरल की लड़कियों का कुछ भला हो सके, उन मेन स्ट्रीम मीडिया में वो उनको थोड़ी जगह मिले अपनी आप बीती सुनाने के लिए, हम तो इतने तक ही थे। हमें नहीं पता था कि ये इतना जो है विषय जो है इतना लोग उसको इतना सराहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और इतना देखेंगे। तो वो तो ईश्वर की कृपा थी, उनको चाहते थे कि सब तक ये बात पहुंचे, सब तक ये संदेश पहुंचे, तो उन्होंने उनका, क्योंकि सच्ची घटना पे आधारित थी तो बिल्कुल। लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। बिल्कुल सच्ची घटना पर भी आधारित, ये भी वो एक ये विषय की वजह से भी उसको उन्होंने स्वीकार किया। और दूसरा था कि ये जो घटना है ये उनके आसपास, हर किसी के आसपास घटित हो रही थी। हर किसी तीसरे चौथे, या तो उनके घर में नहीं हो रही होगी तो पड़ोसी, या पड़ोसी नहीं तो मोहल्ले में तो ये घटना हो ही रही थी। मेरे शहर में भी हुई, मुझे पता है कि इस तरह के वाकया हुए, हाँ हुए। तो ये मेरे भी देखे हुए थे आंखों के सामने। तो इसे हर कहीं से पता चल जाता है। मुझे एक पुलिस ऑफिसर मिले थे, उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया आपके धार जिला टॉप पर है लड़कियां गायब होने में। उसमें पीथमपुर से काफी लड़कियां गायब होती है। तो या फिर जो उधर जाती है मजदूरी करने जो जाते हैं गुजरात गायब है वगैरह, मतलब भाग कहाँ है उनका कुछ अता पता नहीं। अब वो ट्रैफिकिंग में गई है, वुमेन ट्रैफिकिंग में गई है, कहाँ गई है, बड़ा मुश्किल होता है उनको फिर ट्रैकिंग करना, कहाँ से लेके आए। अब मोस्टली जो इधर आदिवासी अंचल है, तो माता पिता भी के भी इतनी क्षमता नहीं होती, गरीब होते हैं कि वो उनको ट्रैक करें, उनको ढूंढने जाएं, या पुलिस जितनी सहायता पुलिस कर सकती है उतनी होती है। और फिर लड़की अगर स्वेच्छा से कहीं चली गई तो पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं। कई कई लड़कियां तो उधर बांग्लादेश तक भी चली जाती है, आप वहां से कैसे लाओगे ट्रैफिकिंग में फंस के। तो ये सब बहुत मुद्दे होते हैं। तो आप देखा भला था आसपास का सब कुछ। तो आपको प्रोड्यूसर मिलना आसान था मूवी में? नहीं, कठिन था, काफी कठिन था, क्योंकि जब बन के तैयार हो गई तो फिर कैसा सफर था? देखो, बनने से पहले प्रोड्यूसर हमें मिल गए थे। अच्छा, कहानी विषय जब हमारे पास था तब विपुल जी उसमें इन हुए, और उन्होंने विपुल शाह, हाँ विपुल अमृतलाल शाह जी, वो इसके प्रोड्यूसर हैं। और उन्होंने हिम्मत दिखाई कि नहीं, विषय सत्य घटना है और ये समाज में जाना चाहिए। तो उस वजह से जो है उन्होंने, और वो मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर है ना, तो इंडस्ट्री में भी लोग वो होते हैं कि मेन स्ट्रीम वाला अगर रिस्क ले रहा है तो भविष्य उसका भी खतरे में है, कहीं बायकॉट ना हो जाए इंडस्ट्री में। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रिस्क पे काम किया और फिल्म को रिलीज। आपको कैसा लगा विपुल शाह जी से मुलाकात करके? कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मृदु इंसान है, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और बहुत सीधे और सुलझे हुए इंसान है। बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने, जब मैं पहली बार मिला तब भी उन्होंने बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, और उसके बाद पूरी फिल्म की प्रोसेस के दौरान भी वो शूट पे भी बकायदा बैठे होते थे। एक एक सीन वो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया और अपने प्रोड्यूसर अपने काम में लगा, वो अपनी सारी फिल्मों को खुद वहां पर बैठे होते हैं डायरेक्टर के साथ में, और अपने एक एक सीन को बड़ा वो ऑब्जर्व करते हैं, और उसमें भी अगर कुछ कमी हो तो वो बताते हैं। तो बड़े बारीकी से काम करने वाले अनुभवी हैं, काफी लंबा समय। आप भी वहाँ रहते हैं शूट में? जब जरूरत होती है तो बुलाते हैं। मतलब एक्चुअली राइटर का इतना तो कोई काम होता नहीं है आजकल। पहले क्या होता था कि स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी नहीं जाती थी, मतलब जिस प्रोफेशनल स्क्रिप्ट जो आज बनती है ना, पहले वो होती नहीं थी। कहीं कहीं स्क्रिप्ट तो वहीं सेट पे लिखी जाती थी, तो वो राइटर को भी वहीं बुला लिया जाता था। ये प्रोफेशनल काम पहले हुआ करता था, कई फिल्में ऐसी बनी। तो अब क्या होता है, प्रिंटेड और इवन बाकायदा बॉन्डेड स्क्रिप्ट होने के बाद भी वो एडिस के पास जाती है, वो उसके हिसाब से अपने सब वही स्क्रिप्ट कॉस्ट्यूम वाले के पास जाती है, वही सिनेमाटोग्राफर, सबके पास जाती है। तो वो अपने अपने मार्किंग करते हैं उसके अंदर। तो उसमें अगर एक भी चेंज हुआ तो सबका बदलना पड़ेगा। तो वो बहुत कोशिश ये रहती है कि लॉक हो जाए, उसके बाद उसमें कुछ नहीं होगा। तो वो हो जाने के लिए फिर राइटर की जरूरत नगण्य हो गई, कम होती है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर इम्प्रोवाइज करवाना या डायलॉग्स हमको ऐसे हैं जो नहीं एक्टर कर पाएगा, तो फिर वो राइटर को रखते हैं। तो मैं, लेकिन शूट चुकी थी तो मैं भी शूट पे रहा। मेरा भी बड़ी रुचि थी कि मैं जाके देखूं शूट क्या हो रहा है। और अदा ने बहुत अच्छा काम किया। अदा शर्मा, क्योंकि एक्ट्रेस भी नहीं रिस्क लेना चाह रही थी, क्योंकि उनका भी करियर दाव पे था। अगर कोई मेन स्ट्रीम की हीरोइन अगर आ जाती और उसको फिर बाद में उसका कहीं सोशल बायकॉट ना हो जाए, उसको लोग कहीं वो ना कर दें। सच दिखाने में इतना डर है। सच दिखाने में बहुत डरते हैं लोग। सबको अपने करियर की और उसकी चिंता रहती है। तो पर सच तो सच है। लोग जब सभी ने, पूरे देश ने स्वीकार किया, तो फिर इंडस्ट्री क्यों ना स्वीकार करेगी उसको।
तो इसकी जो केरला स्टोरी की शूटिंग इंडिया में हुई है? जी हाँ, ये एक्चुअली जो उसका शूट हुआ है वो मुंबई में शूट हुआ है, जो इंडोर वगैरह थोड़ा बहुत, और बाकी जो शूट हमको अफगानिस्तान वगैरह दिखाना था उसके लिए पहले कजाकिस्तान वगैरह शूट करने का चल रहा था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो ये हमारे कारगिल में शूट हुआ है। कारगिल में? कारगिल में शूट हुआ है, कश्मीर में अपने? हाँ हाँ, कारगिल वगैरह में शूट हुआ है, और बाकी मुंबई में शूट हुआ है, कुछ केरल में शूट हुआ है। तो वैसे कोशिश करिए। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया केरला स्टोरी के बाद? मेरी लाइफ में बदलाव यह आया कि काफी व्यस्तता हो गई। अच्छा। और मुझसे काफी अपेक्षाएं लोगों की हो गई है। हाँ, बढ़ गई है। तो अभी मेरे जो विषय भी हैं जो आगे फ्यूचर में आने वाले वो भी वैसे ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मैं भी रोमांटिक स्टोरी भी लिख रहा था, है मेरे पास, कॉमेडी भी लिख रहा था, सब कुछ लिख रहा था। फिर मुझे लगा कि संजीदा विषयों पर अगर मुझे लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं उन्हीं विषयों पे ध्यान दूं। तो मैं अभी क्रांतिकारियों पे भी मेरी एक फिल्म कंप्लीट है, आएगी फ्यूचर में। तो कौन कौन से नए आने वाले प्रोजेक्ट हैं? प्रोजेक्ट में जो आपने राइटिंग किया है तो महापुरुषों के ऊपर मेरे लाइन से आने वाले हैं। अच्छा। हाँ, उसमें सबसे पहले किस महापुरुष पे लिख रहे हैं? जैसे मेरी एक क्रांतिकारियों की जो अभी फिल्म आने वाली, जो मेरी कंप्लीट हुई है, वो राम प्रसाद बिस्मिल, और मतलब 1918 से लेकर 1928 तक का जो इतिहास है वो मैंने समेटने की कोशिश करी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल से लेके जब भगत सिंह एंटर होते हैं उनके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, वहां तक का पूरा काकोरी कांड से लेके ये पूरा एक ग्राफ दिखाया है। मैं कहता हूँ ये क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो ऐसे वो पहली पीढ़ी के जो लोग जिन्होंने एचआरए का गठन किया वो मैंने कोशिश करी उसमें डालने की। उसके बाद और भी महापुरुष है जिनके क्रमशः धीरे धीरे। और कौन सी मूवी पे अभी आप काम चल रहा है? केरला स्टोरी का भी कुछ एक आगे वर्जन पे भी कुछ चर्चा चल रही है। तो केरला स्टोरी 2 ऐसा 2 बोल सकते हैं, या ये विषय ऐसा है कि हम एक फिल्म में तो हम पूरा कवर नहीं कर पाए। ऐसे कई विषय हैं जो इसके इर्द गिर्द हैं, वो भी चल रहा है। हो सकता है कि वो बहुत समय, मतलब मैं ऐसे अनाउंस नहीं हुई है तो मैं भी नहीं बोल सकता कि अनाउंस है, लेकिन हाँ ऐसे कई विषय हैं जिन पर और आगे काम चल रहा है। और बट रिलीज अभी कौन सी होने वाली है आपकी? अभी कोई लेटेस्ट रिलीज नहीं है, क्योंकि इस साल थोड़ा सा हर चीज डिले हुई, तो इस साल कोई शूट नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल को शूट होगा, तो अगले साल के एंड तक कुछ रिलीज होगा, लेकिन अभी कोई मेरा नया कुछ ऐसा रिलीज वाला अभी नहीं है फिलहाल। तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव है? बायकॉट हुए हैं आप, या लोगों ने आपकी सपोर्ट में आए? देखो, सपोर्ट तो मिला, मतलब बायकॉट क्या हुआ है, लोग फिल्म इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में लोग प्रॉफिट देखते हैं, तो अब वो हो गया कि अच्छा वहां पर हर चीज कैलकुलेटेड ही देखते ना, मतलब 30 करोड़ का 350 करोड़ कमाया तो वो कमर्शियल ही चलता है, तो उनको कोई लेना देना नहीं होता है कि आपका उनका है कि भाई अच्छा ये राइटर है, मतलब इसमें पोटेंशियल है, ये अच्छा करता है, तभी लोग पसंद करते हैं, तो वैसे काम आता है। तो आ रहा है आपके पास? आ रहा है काम, पर मेरा भी एक फिल्टर लगा रखा है कि मैं हर कुछ काम हाँ नहीं करता, मतलब मुझे भी लगना चाहिए हाँ, क्योंकि अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझसे अपेक्षा बहुत है लोगों की, तो मैं कहीं ऐसा ना कुछ दूं जो लोग बोले अच्छा ये ऐसा है, तो मैं कोशिश भी करता हूँ कि अच्छा आए, समाज के लिए आए, कुछ बेहतर आए, कुछ सीखने योग्य आए, तो मैं उसी को भी हाँ कह रहा हूँ। तो विपुल शाह जी से मुलाकात होती है आपकी? हाँ, होती रहती है। तो क्या उनके साथ भी वही एक प्रोजेक्ट, तो उनके साथ ही मेरा आगे लाइनअप है, 2 है करीबन लगभग, तो अभी चल रहा है प्रोसेस में। चल रहा है। तो अब आप जाते हैं उनमें पार्टीज वगैरह में, जो बॉलीवुड की पार्टीज होती है, या आपको बुलाया जाता है, या अभी भी एक होता है कि वो एक अलग नहीं, मैं ऐसा पार्टी गाय वो नहीं हूँ, मतलब ऐसे पार्टीज में जाने वाला, और वो अलग उनका सबका सर्कल होते हैं, तो मैं वैसी पार्टीज में तो नहीं जाता। और हम राइटरों का अलग ग्रुप बना हुआ है, हम तो राइटर्स में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राइटर एसोसिएशंस के भी कार्यक्रमों में जाता हूँ, वहाँ पर भी मुझे सम्मान बुलाते हैं, उनमें भी मिलता हूँ। और आप मुंबई रहते हैं? हाँ, मुंबई में रहता हूँ, पूरे टाइम वहीं रहता हूँ। कब आना है? मैं वही फेस्टिवल्स के टाइम, अभी नवरात्रि में आया था, अभी दीपावली पे आया हूँ। आप जड़ नहीं छोड़ते? मैं जड़ नहीं छोड़ता, मेरे सारे फेस्टिवल्स और जितने भी रिचुअल्स वगैरह कुछ भी होते हैं तो मैं बिल्कुल आता हूँ। जैसी केरला स्टोरी रिलीज हुई तो मैंने सुना था कि आपको आपके स्कूल, आई थिंक पहले आप सरस्वती शिशु मंदिर में थे, फिर आप नवोदय में, प्राथमिक मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद फिर नवोदय। तो नवोदय में आपको बुला के सम्मानित भी किया कई जगह? काफी, नवोदय ने मुझे क्या करा, एक्चुअली नवोदय विद्यालय ना ऑल ओवर इंडिया में है ना, तो जैसे ही ये पता चला कि मैं नवोदय से हूँ, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडियाज पे, उनमें सर्कुलेट हुआ और एक उत्साह आ गया, क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना नवोदय में कि नवोदय मतलब वो हमारा नवोदय का हो गया, वो ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर एक इस डिस्ट्रिक्ट का है या उस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो एक एकापन सबके अंदर मिलता है। तो उन्होंने मुझे काफी वायरल भी किया,
वो हर सम्मानित जगह भी हर थे। जगह हर जगह में सोशल मीडिया पे उनके थ्रू अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मेरा नाम मुझे जान रहे थे, लोग पहचान रहे थे। और व्यक्ति को भी बताने में बड़ा वो होता था कि अरे हमारे भैया है, सीधे सीधे हमारे भैया है, खत्म। तो वो चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र का, जम्मू कश्मीर का भी क्यों ना हो, चाहे नीचे का क्यों ना हो, वो नवोदय मतलब नवोदय वाले। तो वो उसने मुझे काफी प्रमोट किया और विद्यालय में मेरा काफी सम्मान हुआ। किस विद्यालय से थे आप? मैं नवोदय विद्यालय मुल्तान से था, जो धार जिले का। एक जिले में एक नवोदय होता है ना। हाँ। तो इंदौर का मानपुर में है, रतलाम का कालूखेड़ा में है और उज्जैन का घटिया में है। वैसे ही हमारा मुल्तान में। तो अब आप मुंबई में सेटल है, अभी तक का सफर, अब आप सेटिस्फाई हैं, अब आपको काम मिलने लगा है, चीजें सही हो गई हैं? बिकॉज आपने बहुत डिफरेंट फील्ड चूज की है। ऐसा कुछ नहीं है रेगुलर, कुछ भी ऐसा। मैं हमेशा जीवन को परिवर्तनशील ही मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि स्थायी या क्या बोलते स्थिरता आनी चाहिए जीवन में, आनी ही नहीं चाहिए। अप्स एंड डाउन होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए जीवन। तो मैं नहीं चाहता कि मैं स्थिर हो जाऊं, मैं खुद भी नहीं चाहता, क्योंकि वहां आपकी क्रिएटिविटी ब्रेक हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि चलता रहे क्रम। और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बस अब तो संतुष्ट हो गए। ये तो शुरुआत है। अभी तो बहुत शुरुआत है। बहुत 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 काम करना है, कई विषयों पे काम करना है। कई जगह हम नकारे भी जाएंगे, कई जगह हम स्वीकार भी किए जाएंगे। तो वो सब है। तो मैं उसको वैसे ही लेके चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे पहाड़ों से नदियां बहती रहती ना, वैसा काम चलता रहे। स्थिरता आनी ही नहीं चाहिए। स्थिर आ जाता हो जाता इंसान संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा तो फिर वो कुछ नहीं करेगा। सही है। ऐसा लगता है आपसे और बात करते रहे। बहुत मजा आया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। हाँ। जो आपने लिखी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जी जी। आज आप आए उसके लिए बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, आज हम मिले सूर्यपाल सिंह जी से, जिन्होंने बताया कि अगर आप चाहें तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई के बाद सिर्फ हमें जॉब ही करना हो। डिफरेंट लाइन भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंस हैं, आपने अपना मिशन बना लिया है कुछ करने का, तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच सकते हो। और उसका एग्जाम्पल है हमारे सामने सूर्यपाल सिंह जी, जो कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से ही धार के रहने वाले हैं। सच में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और आप इनसे बहुत सीख भी सकते हैं। थैंक यू।